लोग, आई होप कि आप लोग सेफ होंगे एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी येट अनदर चैप्टर जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो अगेन हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस खत्म कर दिया है, वो चैप्टर हमने पढ़ लिया। उस चैप्टर के अंदर हमने सब चीज़ें देख ली, उस चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, बेस्ट नोट्स विद इंटीग्रेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उस चैप्टर की क्विज आपको देखने को मिल जाएगी, डीबीपीज देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट, ग्रेट। अभी आज हम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की बात करेंगे। बड़ा ही तबाही चैप्टर है, मेरी पूरी तबाही फैमिली जानती है कि हम ये चैप्टर पता नहीं कितनी बारी कर चुके हैं, बट आज फिर से करेंगे ताकि जिसको रिवीजन करना उसका रिवीजन हो जाए, जिसको पढ़ना उसका पढ़ना हो जाए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं मेरे पास तुम लोगों से शेयर करने के लिए। यहाँ पर है, जैसे कि मैंने तुमको बताया कि इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन है लेकिन ये डिजिटलाइज नोट्स जिन्हें आईपैड पर बनाया गया, ठीक है। ये हैंड रिटन डिजिटलाइज नोट्स हैं जहाँ पर आपको पूरा कंटेंट आपकी एनसीईआरटी का देखने को मिलता है। ये साथ ही साथ आपको पिछले 10 साल के 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और काफ़ी हैवी क्वांटिटी में क्वेश्चंस हैं। तो ये पूरी एक बुकलेट है हर एक चैप्टर की, जिसके अंदर आपको पहले नोट्स मिलते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं। तो एक इंटीग्रेटेड सी बुक है जहाँ पर आप उसको अगर देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, हर एक चीज़ इसी जगह पर है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, ये देख लो, आपको इसकी लिंक वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बट पहले आप वीडियो देखेंगे उसके बाद जाएंगे, ठीक है। भैया मैं नोट डाउनलोड कर लो, जाके कर सकते हो तुम, उसके बाद वीडियो लेक्चर देख सकते हो, बट पहले देख लो ना लेक्चर, उसके बाद नोट्स डाउनलोड करेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको यार फ्री क्विज और डीपीपी भी देखने को मिलती है। अब ये जो फ्री क्विज है, ये ऐसी क्विज है जो कि आप जाकर अटेम्प्ट कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर उसे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसे अटेम्प्ट करने के बाद में वहां पर आपको बेसिकली कुछ एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, जिससे आपको अपना स्कोर पता चलेगा कि यार आपने अगर मान लो कि 14-15 क्वेश्चन हैं, अगर आपने 7 सही करे वहां पर टिक किए हैं तो आपको स्कोर भी देखने को मिल जाएगा कि आपका ये स्कोर है। माई बारी है, ग्रेट। साथ ही साथ आपको एक डीपीपी भी देखने को मिलेगी। ये डीपीपी क्या है? दिस इज डेली प्रैक्टिस पेपर। इस डीपीपी के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो क्वेश्चंस आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए, जो कि आप खुद लिख के सॉल्व करेंगे, और इन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है वो सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाएंगे। वाइब समझ रहे हो ना तुम? हैं मेरी जान, वाइब समझ रहे हो सबके साथ? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की यार। 31 को मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर भी ये बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ क्योंकि हमारा एम बहुत बड़ा है, ठीक। 31 को हम लोग एक मैराथन करने वाले, जहाँ पर हम 50 से 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ केमिस्ट्री के। हम ये 4-5 दिनों में केमिस्ट्री खत्म करेंगे, तो यार हमारे पास एक बहुत ही अच्छा चांस है कि हम पढ़ के पिछले साल के क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करें, ठीक। ये एक लाइव मैराथन रहेगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एनरोल करने के लिए। कंप्लीटली फ्री मैराथन है, कंप्लीटली लाइव मैराथन है। अच्छा, अगर आप बाद में कभी देख रहे हो, मुझे पता है कि आप ये लेक्चर बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप बाद में देख रहे हो तो आप ये लेक्चर जाकर ये जो लाइव है ये रिकॉर्डेड जाकर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप आज ये लेक्चर देख रहे हो, 31 को यार लाइव है, आ जाना, ठीक है। 31 को लाइव है, आ जाना। एंड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एनरोल करने के लिए AP01, अगर आप एक कोड वहां पर एंटर करोगे, अगर आप नए जा रहे हो, पहली बार जा रहे हो प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, तो AP01 ये कोड है। अगर एक कोड आप वहां पर डालोगे, जब आपसे वो इनवाइट कोड मांगेगा, उसको AP01 डालने के बाद में क्लास अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। कंप्लीटली फ्री क्लास है। ऑलराइट, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं एसिड्स की और बेसिस की। सो बेसिकली द सार एंड बिटर टेस्ट, अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ अटेंशन में, ओके। द सार एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस रेस्पेक्टिवली। हमारा जो खाना होता है, देखो खाने के अंदर भी कुछ एसिड्स यूज होते हैं, जैसे कि हमने लेमन के बारे में सुना है, सिट्रिक एसिड के बारे में सुना है, ठीक है। सो बेसिकली यार खाने के अंदर जो बेसिकली हमने देखा, सार एंड बिटर टेस्ट जो होता है, क्यों होता है, किस कारण से होता है? इट इज ड्यू टू द एसिड्स एंड बेसिस प्रेजेंट इन देम। अब ये तो खैर एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, ये चैप्टर बहुत वास्ट है, बहुत लंबा है। देखो, एसिड्स वाला पोर्शन आसान है, बेसिस वाला पोर्शन आसान है, सॉल्ट्स वाला पोर्शन भी आसान है। बस उसके अंदर जब आप ब्लीचिंग पाउडर भी नहीं, मैं कहूंगा, जब आप यार वो बेकिंग सोडा वाला जो एग्जांपल है, जो रिएक्शन है वो देखते हो, तब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि वो रिएक्शन जो है थोड़ी सी बड़ी होती है। बाकी सब आसान है, ठीक है, ग्रेट। सो बेसिकली ये है। आगे बढ़ते हैं, कुछ है नहीं, आगे हम लोग मेन बात करेंगे। अच्छा, उसके पहले हम लोग बात करने वाले हैं लिटमस की। तो शुरुआत करते हैं बात करना लिटमस की। अच्छा, लिटमस की क्या बात है देख लेते हैं, लिटमस की क्या बात है देख लेते हैं। सबको पता है लिटमस क्या होता है, हमने बचपन में यार लिटमस देखा है, हमने लिटमस पेपर देखा है। लिटमस पेपर एक ब्लू कलर का होता है, रेड कलर का होता है। अच्छा, बचपन में हमने ये भी देखा है, थोड़े दिनों पहले की बात है, जब स्कूल्स शुरू हुआ करते थे, तब की बात है कि हमने देखा था केमिस्ट्री लैब के अंदर वो पेपर होते हैं लिटमस पेपर, या फिर आपको स्टेशनरी पर भी मिल जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये लिटमस पेपर जो होता है ना, ये क्या काम इसका काम क्या है? बेसिकली ये इंडिकेटर्स होते हैं। कैसे इंडिकेटर्स?
जब आप लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, वो अपना कलर चेंज करके बताते हैं कि ये सॉल्यूशन एक एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर ये सॉल्यूशन एक बेसिक सॉल्यूशन है। लेकिन भैया हमको पता कैसे चलेगा कौन सा कलर आएगा तब हम बोलेंगे कि वो एसिड है, या फिर कौन सा कलर आएगा तब हम बोलेंगे कि वो बेस है? तो वो यहां पर लिखा हुआ है, वो यहां पर कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। यानी कि अगर आपने एक ब्लू लिटमस पेपर लिया, ठीक है, आपके सामने एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, आपने उसको डिप करके देखा, आपने नोटिस किया कि वो जो ब्लू लिटमस पेपर जितना पोर्शन पानी के अंदर उस सॉल्यूशन के अंदर सॉरी डिप था उतना रेड हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर वो एक एसिड है। समझे बात को? समझ रहे हो बात को? अगर आपने एक ब्लू लिटमस पेपर लिया, उसके अंदर डिप किया और अगर वो रेड में कन्वर्ट हो गया, रेड में टर्न हो गया, तो वो क्या है? वो एक एसिड है। ठीक, ग्रेट। अच्छा, सिमिलरली ये बात तो हमने कर ली। अच्छा, बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, यानी कि मान लो कि उसके जस्ट पास में एक दूसरा सॉल्यूशन रखा हुआ था। अब आपने क्या किया? आपने एक रेड लिटमस पेपर लिया। एसिड वाले केस में आपने एक ब्लू लिटमस पेपर लिया था, बेस वाले केस में आपने एक रेड लिटमस पेपर लिया, ठीक है, और जाकर उसमें डाला, मतलब ऐसा डिप कर दिया, बस डिप करके देखा तो कलर चेंज हो गया। कैसे कलर चेंज हुआ? रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि वो एक बेस है। लेकिन भैया इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हमको पता तो है नहीं कि वो एसिड है या फिर बेस है। अगर हमने लाल लिटमस पेपर डाल दिया, है ना, रेड लिटमस पेपर डाला और उसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? तो ये जो दो केसेस हैं, इसका कमेंट करके तुम मुझे आंसर जरूर से बताओगे, क्योंकि ये आंसर बहुत ही आसान है। ठीक, मैंने तुमको इतना बता दिया कि रेड लिटमस पेपर को जब हम बेस के अंदर डालेंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर को जब हम एसिड में डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मान लो कि आपने किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, लेटर से यहाँ पर एक ऐसा सॉल्यूशन है इस बीकर के अंदर, है ना, सॉल्यूशन है, और बीकर नहीं, वो थोड़ा सा अजीबोगरीब बन गया, छोड़ो। ठीक, तो आपने रेड लिटमस पेपर डाला, उसका कलर चेंज नहीं हुआ। अब मुझे बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसके अंदर क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये ए बी रोड क्या है भैया? ये ए बी रोड यार याद करने की ट्रिक है। ए बी रोड याद करने की ट्रिक है। ए बी रोड यानी कि एसिड, ए फॉर एसिड, है ना, बी फॉर बेस, और ये जो रोड का आर है ना, इट स्टैंड्स फॉर रेड। यानी कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। आई एम सो सॉरी, वापस मैं बता रहा हूं एक बात तुमको। एसिड टर्न्स, ये ब्लू है, ठीक है, दिस बी स्टैंड्स फॉर ब्लू। ओके, वो एसिड बेस बोलने की आदत पड़ गई ना। सो ये जो ए बी रोड है, ये ए बी रोड क्या है? ये एक ट्रिक है, सबको पता है ए बी रोड क्या होता है, बट यहां पर ए बी रोड का क्या इस्तेमाल है? ए बी रोड, एसिड, है ना, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, ए बी रोड अगर तुम याद रख ले हो तो तुमको ये जो पूरा झंझट है ये एक लाइन में याद रह जाएगा, है ना। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, तो बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, खत्म बात। एक चीज याद है तो उससे दूसरी चीज हम रिलेट कर सकते हैं। ए बी रोड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। आगे बढ़ेंगे, लिटमस की बात हमने कर ली। अच्छा, लिटमस ने काम क्या किया? लिटमस ने काम किया इंडिकेशन का। लिटमस ने हमको इंडिकेट करके बताया कि यार ये सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर ये एसिडिक सब्सटेंस है, राइट। तो लिटमस ने क्या काम किया है? लिटमस ने काम किया है इंडिकेशन का। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी हमने देखा कि लिटमस क्या था यार? लिटमस ने क्या किया? लिटमस ने इंडिकेशन दिया कि भाई साहब कलर चेंज हुआ है, इसका मतलब ये जो है ना कुछ दूसरा सॉल्यूशन है, एसिडिक या फिर बेसिक सॉल्यूशन। तो इंडिकेटर क्या होता है? एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस बाय द चेंज इन इट्स कलर। यानी कि हम आगे ये भी देखेंगे ऐसे टाइप के इंडिकेटर्स भी होते हैं जो कि अपनी स्मेल, अपनी ओडोर चेंज करके ये इंडिकेट करते हैं कि ये एक एसिड या फिर ये एक बेस है ना। अच्छा, अब यहाँ पर हमने लिटमस के बारे में पढ़ा, हमने लिटमस के बारे में समझा कि लिटमस ने अपना कलर चेंज किया। सिमिलरली यार मिथाइल ऑरेंज, फिनोलेप्थिलीन, ये दो ऐसे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज और फिनोलेप्थिलीन, ये दो ऐसे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जो भी अपने कलर चेंज करते हैं विद एसिड एंड विद बेस। अब तुम्हारा एक छोटा सा टास्क है, तुम्हें बस इतना देखना है अपनी बुक के अंदर या फिर तुम्हें फाइंड आउट करना है कि मिथाइल ऑरेंज अगर बेस होता है तो क्या कलर दिखाता है और अगर एसिड होता है तो क्या कलर दिखाता है। फिनोलेप्थिलीन जब एसिड होता है तब क्या कलर दिखाता है और जब बेस होता है तब क्या कलर दिखाता है, ठीक है। अब आगे हम थोड़े से और इंडिकेटर्स की बात करने वाले हैं। इंडिकेटर इन जनरल क्या है? वो इंडिकेट करके बताता है कि भाई साहब मैं तुम्हें इंडिकेशन दे रहा हूं कि ये एक एसिड है, ये एक बेस है, ये न्यूट्रल है, ठीक। तो आगे हम थोड़े से और इंडिकेटर्स की बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले बेसिकली 3 टाइप के इंडिकेटर्स की। आगे बढ़ते हैं।
ओके, सो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में हम बात करने वाले सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स की। हम लोग बात करने वाले नेचुरल इंडिकेटर्स की। नाम से समझ में आ रहा है, नेचुरल इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड नेचुरली। ऐसे इंडिकेटर्स जो कि नेचुरली ऑब्टेन होते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे कि लिटमस, रेड कैबेज, टर्मरिक, अनियन, वेनिला, क्लोव, है कि नहीं, ये नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। वाइट समझ रहे हो, ग्रेट। अब बात करते हैं ओल फैक्टरी इंडिकेटर्स की। मैंने तुमको बताया था ना, ऐसे टाइप के इंडिकेटर्स भी होते हैं जो कि अपनी स्मेल, अपनी ओडोर चेंज करते हैं, अपनी स्मेल, अपनी ओडोर चेंज करते हैं अगर वो एसिड बेस के सामने आते हैं तो। देखो जरा, सब्सटेंसेस विच चेंज देयर ओडोर, ये रहा, substances which change their odor with acid and base are called olfactory indicators। ठीक है, जो अपनी ओडोर, अपनी स्मेल चेंज करते हैं विद एसिड्स और विद बेसेस, उन्हें हम कहते हैं olfactory indicators। ओके, एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है वेनिला, क्लोव्स, अनियन। ठीक है, ये एग्जांपल्स है कुछ इसके olfactory indicators के। देखो चीजें सब आसान है। सबसे पहले हमने इंडिकेटर पढ़ा क्या होता है ना, हमने लिटमस की बात की, फिर मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया, एक और दो और एग्जांपल दिए मिथाइल ऑरेंज और फेनोलिप्थिलीन के, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, फिर मैंने तुमको बताया कैसे लिटमस कलर चेंज करता है। उसके बाद में मैंने तुमसे पूछा कि मिथाइल ऑरेंज और फेनोलिप्थिलीन क्या क्या कलर शो करते हैं वैसे एसिड और बेस, ये तुमको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। अच्छा, अभी आ जाओ सिंथेटिक इंडिकेटर्स पे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होता है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स which are obtained from substances that are synthesized in laboratories। हमने बात की नेचुरल इंडिकेटर्स की, ये नेचुरली अकरिंग थे, है ना, ये नेचुरली अकरिंग थे। लेकिन जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं भाई साहब, ये नेचुरली अकरिंग नहीं है, इन्हें सिंथेसाइज किया जा रहा है लैबोरेटरीज के अंदर, इन्हें सिंथेसाइज किया जाता है, ये मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल देखना, मिथाइल ऑरेंज, फिनोलिप्थिलीन, है कि नहीं, ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। और मैंने तुमसे सवाल यही पूछा था कि फिनाइल ऑरेंज और फिनाइल ऑरेंज क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोलिप्थिलीन जो है ये अपना कलर क्या क्या चेंज करते हैं विद एसिड एंड बेस, मुझे नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की, बड़ा ही आसान। ऑलराइट, अभी हम बात करने वाले हैं द लेजेंडरी एसिड्स एंड बेसिस की। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं द लेजेंडरी एसिड्स एंड बेसिस की। सो बेसिकली ये पूरे चैप्टर में हम लोग एसिड्स पढ़ते हैं, हम लोग बेसिस पढ़ते हैं, हम लोग सॉल्ट्स पढ़ते हैं। सबसे जो टफ चीज सबको लगती है, बच्चों को जो लगती है, दैट इज सॉल्ट्स। लेकिन भैया ये लेक्चर हम इसके लिए देख रहे हैं कि सॉल्ट्स भी आसान हो जाए, तुम्हारे सॉल्ट्स भी आसान हो जाएंगे। ठीक है, बस मैं तुमको एक चीज बता रहा हूं जो कि सबको टफ लगती है, वो होती है बेकिंग सोडा वाली। वो जो रिएक्शन होती है ना, है ना, वो जो रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन थोड़ी सी याद करने में दिक्कत वाली होती है, बाकी सब चीजें आसान है। और मैं तुमको एक टाइमलाइन भी बता दूंगा कि ऐसे 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 याद रखना है ताकि तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो। अच्छा, बात करते हैं एसिड्स और बेसिस की, क्या होते हैं फटाफट देख लेते हैं। ओके, एसिड्स आर आयनिक कंपाउंड्स। Acids are ionic compounds that when dissolved in water produce positive hydrogen ions। Acids ऐसे compounds होते हैं, ऐसे ionic compounds होते हैं। देखो जब ये पानी में डिसॉल्व होते हैं तो ये आयंस प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि H+ आयन। जब एसिड, ऐसे एसिड क्या है, ऐसे आयनिक कंपाउंड्स हैं। एसिड्स आर द आयनिक कंपाउंड्स दैट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब इन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस H+ आयंस, दे प्रोड्यूस H+ आयंस। ओके, ग्रेट, इतनी बात हमने कर ली। अच्छा, When dissolved in water, acid, क्या लिखा है? क्या है ये? एसिड तो एसिड ही टेस्ट करेगा ना, कुछ पॉइंट है इसमें। एसिड्स की सार टेस्ट होती है। देखो एसिड्स की जो टेस्ट होती है वो सार होती है। अब यहाँ पर जितना भी सब कुछ लिखा हुआ है ना, ये जितना भी सब कुछ लिखा हुआ है, हमसे पूछ लिया जा सकता है कि एसिड्स क्या होते हैं बताओ। हम बिल्कुल सजा धजा के पॉइंट वाइज लिखेंगे। अरे एसिड जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जब इन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो क्या होता है? तब पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस क्रिएट करते हैं। भाई आप समझ रहे हो? अच्छा, उसके बाद में फिर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब इन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ओके, और यही चीज हम बेस में भी देखेंगे। ऑलराइट, एंड रिएक्ट विद मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये सारी चीजों की रिएक्शन हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो क्या क्या हमने सीखा? एसिड टेस्ट एसिडिक, क्या बात है, ठीक है। उसके बाद में जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, क्या बात है, ठीक है। उसके बाद में फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक। और जब मेटल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। वो जो रिएक्शन है हम लोग आगे देखने वाले हैं। अच्छा, बेस पे आ जाते हैं। बेसिस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव बिटर टेस्ट। इनकी सार टेस्ट थी, खट्टी टेस्ट थी, इनकी बिटर कड़वी टेस्ट होती है। ओके, क्या बात है। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अच्छा, यहां पर भी तुम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, क्या?
ये क्या करते हैं कि ये ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं। हम लोग देख रहे हैं ना बेसिस क्या क्या कर सकते हैं, एसिड्स क्या क्या कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अभी हमने बात की थी कि एसिड जो होते हैं पानी में डिसॉल्व होने के बाद में H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ये जो होते हैं बेसिस, है ना, बेसिस जो होते हैं, दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। ऐसे बेस, सारे के सारे बेसिस पानी में घुल मिल नहीं सकते, सॉल्युबल नहीं होते। वो हम कहते हैं ना, वो हम कहते हैं कि हर एक व्यक्ति बुरा नहीं होता, है ना, हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ जरूर होता है। हम ऐसा बोलते हैं ना, हर इंसान बुरा नहीं होता। अगर हमारे साथ कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस होता है तो हम बोलते हैं कि सभी ऐसे होते हैं, सभी वैसे हैं, या सभी लोग ऐसे होते हैं, परेशान हो गए हम तो। बट ऐसा नहीं होता ना, सब लोग बुरे नहीं होते। सिमिलरली यहाँ पर एल्कली, एल्कली ऐसे होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं। सारे बेसिस पानी में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन जो होते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं। बात खत्म। मुझे लग रहा है बात खत्म का भी एक टी-शर्ट मुझे प्रिंट करवाना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल था मेरा तुमसे कि ये मर्चेंडाइज जो है, ये जो टी-शर्ट है, ये तो मैंने खैर ऐसी मतलब डिज़ाइन विज़ाइन देख के प्रिंट करवाई थी। मैं सोच रहा हूँ कि और ऐसी रेंज निकालने की। मैंने ये चीज़ तुमसे शायद 2-3 महीने पहले भी एक बार पूछी थी, जब सिर्फ पढ़ले का प्लेन टी-शर्ट था। तब मुझे बताना कि ऐसा करना है क्या, और कुछ अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो है वो हम ला सकते हैं, देखते हैं, समझते हैं, बताओ मेरे को। बाकी ये डिज़ाइन तो है ही सही, अच्छा, ग्रेट, अमेजिंग। मैं सोच रहा हूँ और 2-3, हमारे डायलॉग्स बहुत सारे ना, ओहो क्या बात है, वाइब आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरी जान, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बेसिस आर 2 सब्सटेंसेस, बात हो गई यहाँ तक। अब बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन। जैसे आपने यहाँ पर देखा था कि जैसे एसिड डिसॉल्व होता है इट प्रोड्यूसेस H+ आयन। यहाँ पर हमने देखा कि जब बेस डिसॉल्व होता है इट आयनाइजेस टू प्रोड्यूस OH- आयन। जैसे एसिड के केस में H+ होता है, वैसे ही बेस के केस में OH- होता है, ठीक। वैसे ही बेस के केस में OH- होता है। भाई समझ रहे हो? अच्छा, है ना, ठीक। एग्जाम्पल क्या है NaOH, एग्जाम्पल क्या है KOH, एग्जाम्पल है MgOH। ये कुछ एग्जाम्पल्स है एसिड बेसिस के। तुम देखो यहाँ पर क्या क्या कॉमन दिख रहा है तुमको। तुमको कॉमन दिखेगा OH, 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 हर जगह OH है। जब ये बेसिस पानी में डिसॉल्व होते हैं द प्रोड्यूस OH- हाइड्रोक्साइड आयंस। इस केस में प्रोड्यूस करते हैं H+ आयंस, हाइड्रोजन आयंस इन केस ऑफ एसिड। HCl, HNO3 एसिड के एग्जांपल्स हैं, राइट, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। थोड़ा छोटा सा पार्ट है, बिल्कुल ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है। ऑर्गेनिक, अच्छा, हम लोग बोलते हैं ना दीज आर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, स्किन के लिए अच्छे होते हैं, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट मैं तुमको बस एक बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक हम लोग बोलते हैं, जनरली हम लोग यूज करते हैं ऑर्गेनिक शब्द का। सिमिलरली यार, ऐसे एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट मटेरियल, एनिमल, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड, लेमन में, ऑरेंज में। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड, ये देख लो यहाँ पर लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड लिखा है। कर्ड और मिल्क, उधर लिखा है कर्ड और मिल्क। एग्जांपल टार्टरिक एसिड, ठीक। एग्जांपल फॉर्मिक एसिड, है कि नहीं, ग्रेट। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर ऑर्गेनिक एसिड्स। और ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट मटेरियल में, एनिमल्स में। ओके, अच्छा, अमेजिंग, ग्रेट। अभी बेसिकली यहाँ पर ये तुमको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वो एरो आ गया, बट दैट इज व्हाट इट इज। ओके, तो अब बस हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ हमको देखने को मिलने वाली है। चलो, हम आगे बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की और स्ट्रॉन्ग बेसिस की। नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, हम जब छोटे थे तो हमने बचपन में स्ट्रॉन्ग इंसान की क्या डेफिनेशन समझी थी, है ना, कि ये स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल फौलाद है, इसको कुछ नहीं होता, ऐसी कुछ डेफिनेशन सुनी थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन अलग है ना। तुम बोलोगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, दे कैन फाइट एनीवन अलोन, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, फुल स्टॉप। ये मिलेगा हमको एग्जाम में, ऐसा लिख के आए तो बहुत ही स्ट्रांगली 0 मिलेगा। और लेटर भी हम बात करते हैं कि क्या होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स। ओके, डेफिनेशन पढ़ते हैं। एसिड्स दैट गिव हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। ऐसे एसिड्स जो कि ज्यादा हाई कंसंट्रेशन यानी कि ज्यादा H+ आयंस देते हैं। कब? ऑन आयनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे एसिड्स, बेसिकली हमने देखा है कि एसिड जो होते हैं पानी में जाते हैं, डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। तो इन एसिड्स के आयनाइजेशन पे जो एसिड्स ज्यादा H+ आयंस देते हैं उन्हें हम कह रहे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सीधी सी बात है भाई साहब, है इनका जो तगड़े हैं, ज्यादा H+ आयंस दे रहे हैं, ठीक है, ज्यादा H+ आयंस दे रहे हैं, तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ठीक है। इन एसिड्स के आयनाइजेशन पे ये ज्यादा H+ आयंस जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, है कि नहीं, ग्रेट। अच्छा,
जब मैं बात करता हूं ऐसे एसिड्स जो कि कम H+ आयंस देते हैं, है ना, ऐसे एसिड्स जो कि आयनाइजेशन पे कम यानी कि लेस H+ आयंस देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे वीक एसिड्स। बात खत्म। ये रहा, उन्हें हम कहेंगे वीक एसिड्स। ये रहे वीक एसिड्स। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस की, कि स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं। अच्छा, अ बेस विच कंप्लीटली आयनाइजेस इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। ऐसे बेसिस, ठीक है, ऐसे बेसिस जो कि कंप्लीटली, जो कि तुम कह सकते हो कि कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, सेम टू सेम इसके जैसा, बस इस केस में हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और एसिड्स के केस में जो होते हैं ना वो H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, अभी ऐसे बेसिस जो कि कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं इन वाटर, मार्क दिस, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, फिर जो कि बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। एग्जाम्पल है NaOH, एग्जाम्पल है KOH। ठीक, बाई बारी, ग्रेट। अब बेसिकली वीक बेसिस क्या होंगे? जो कि कम अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस कर पाते हैं, है कि नहीं? बेसिकली वीक बेसिस क्या होंगे? विच प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, विच प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ OH- आयंस। समझे बात को, है ना? बाय बाय, ग्रेट। बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन कर दिया मैंने एक चीज को, जिसको समझना इतना आसान है कि भाई साहब ज्यादा H+ आयंस, एक ऐसा एसिड जो कि आयनाइजेशन पे ज्यादा H+ आयंस दे रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसा जो कम कर रहा है वो वीक एसिड है। ऐसा बेस जो कि आयनाइजेशन पे ज्यादा OH- हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है। और ऐसा बेस जो कि कम OH- आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, वो कैसा बेस है? दैट इज अ वीक बेस। समझी बात को, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं यहाँ पर तुम्हें स्क्रीन पर एक करेक्ट वो बता दूंगा, नहीं तो यहाँ पर तुम इसको देख के थोड़ा सा गड़बड़ा जाओगे। मैं तुमको 2 करेक्ट एग्जांपल्स यहाँ पर लिख के बता दूंगा, ताकि तुम ये जो यहाँ पर देख रहे हो इससे एटलीस्ट कंफ्यूज ना हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स का मैं तुमको करेक्ट एग्जांपल यहाँ पर दिखा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करने वाले हैं, क्या बात करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। हमने देखा था ना कि एसिड्स मेटल के साथ में रिएक्ट करके कुछ तो प्रोड्यूस करते हैं, वो कुछ तो क्या है हमको पता चलेगा। अब हम बात करेंगे ये जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, ये जो बेसिस होते हैं, ये जब मेटल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ग्रेट। ऑलराइट, बेसिकली देखो यहाँ पर जिंक है ना, जिंक की बात करते हैं, जिंक की बात करते हैं। जिंक क्या है? जिंक एक मेटल है। ठीक, जिंक एक मेटल है ना। हम अभी पहले बात करने वाले हैं एसिड और मेटल की। ठीक, समझे बात को? अच्छा, नोट डाउन करो, है ना। देखो, नोट डाउन मत करो, देखो ध्यान से। एसिड, ये रहा एसिड, है ना, ये रहा एसिड। कौन सा एसिड है? H2SO4 है ना, H2SO4 है। ग्रेट। अच्छा, जिंक और H2SO4 यानी कि एक मेटल और एक एसिड का रिएक्शन हुआ। अब देखते हैं क्या प्रोड्यूस हुआ। प्रोड्यूस हो रहा है सॉल्ट। चलो ये एग्जांपल छोड़ो, एग्जांपल देखो ही मत, तुम ये देखो, ठीक है, तुम ये देखो, तुम्हें अपने आप चीजें समझ में आने लगेगी। दोहराओ मेरे साथ में, अपने आप चीजें समझ में आने लग जाएंगी। एक एसिड जब एक मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है। अब देखो, क्या ये चीज ऊपर वाले एग्जांपल में वैलिड थी? ऊपर वाले एग्जांपल में लिखा है जिंक यानी कि एक मेटल, है ना, जिंक यानी कि एक मेटल Zn रिएक्ट कर रहा है एक एसिड से H2SO4 से। ठीक है, हमने अभी नीचे देखा कि प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल ये है कि जब एक एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बननी चाहिए। क्या ऊपर वाले केस में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रही है? देखो, ऐसे क्रॉस चेक किया करो। ये बना सॉल्ट, ZnSO4 सॉल्ट बना, और बनी H2 गैस। ओहो, क्या बात है, सही है, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक, ये नीचे आने पर एक एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी क्या कह रही है इसकी बात करते हैं। देखो, ये एक्टिविटी में कुछ छोटा सा सेटअप किया गया है ना, कुछ छोटा सा सेटअप किया गया। हमारा यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पर एक स्टैंड है। बेसिकली हुआ है ये है कि यहाँ पर ये जो सोल्यूशन है, ठीक है, ये जो सोल्यूशन बेसिकली क्या है, ये एक्चुअल में क्या है? इट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, इट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, तो बेसिकली अब देखो यार, यहाँ पर ये सेटअप किया गया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये जो छोटे छोटे ग्रैन्युल्स दिख रहे हैं ये जिंक के ग्रैन्युल्स हैं, मतलब एसिड के अंदर जिंक के ग्रैन्युल्स हैं, है ना। अब रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ZnSO4 प्रोड्यूस होगा और H2 गैस जो है वो इवॉल्व होगी। ठीक है, H2 गैस जो है वो इवॉल्व होगी। देखते हैं क्या हो रहा है।
यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिखा भी हुआ है और मैं फोटो भी डाल दूंगा अगर नहीं दिख रहा हो तो। ये हाइड्रोजन गैस की बबल जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक, H2 गैस बन रही है, मतलब प्रोड्यूस हो गया। अच्छा, अब ये जो H2 गैस है, जो H2 गैस की बबल्स है वो कुछ इस डिलीवरी ट्यूब से क्या होगा ना कि अब वो गैस है उठेगी ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से जो बबल्स है वो कुछ इस तरीके से इस डिलीवरी ट्यूब से ट्रैवल करेंगे, ठीक है। ये सब तामझाम क्यों किया गया है? ये सब तामझाम किया गया है टू सी, टू टेस्ट, टू वेरीफाई कि यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। वो कैसे पता चलेगा? वो कुछ इस तरीके से पता चलेगा कि अब क्या होने वाला है कि इस डिलीवरी ट्यूब से ये जो बबल्स हैं, ये जो हाइड्रोजन गैस की बबल्स हैं, वो क्या होगा कि इस हमारे इस तुम कह सकते हो कि इस कंटेनर के अंदर जाएंगे, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर ये जो सोल्यूशन है दैट इज सोप सोल्यूशन, है ना। इस कंटेनर के अंदर जो सोल्यूशन है वो है सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन का क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि अब ये जो हाइड्रोजन गैस बाहर से आएगी, ठीक है, जैसे ही वो इस सोप सोल्यूशन से पास करेगी ऑफ कोर्स बबल बन जाएंगे, हैं, और बबल्स बन के ये बबल्स अब ऊपर उठेंगे। सीन समझ रहे हो ना? जिंक का रिएक्शन हुआ H2SO4 के साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, Z2SO4 बनना था, बन गया, H2 गैस इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। अब वो हुई है नहीं है वो कैसे पता चलेगा? तुमको अभी पता चलेगा, ठीक। हाइड्रोजन गैस ऐसे निकली डिलीवरी ट्यूब से, आई 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 आई, ये सोप सोल्यूशन है नीचे, ठीक है। ये सोप सोल्यूशन में से जो है वो बबल्स निकले। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस थी, सोप सोल्यूशन है तो बबल्स बन गए, ठीक, ग्रेट। ये बबल्स बने, उठे उठे उठे। हमने क्या किया? हम शातिर दिमाग वाले, हम बहुत शातिर दिमाग वाले, हमने क्या किया कि हम एक बर्निंग कैंडल लेके आ गए, ठीक है। हम एक बर्निंग कैंडल लेकर आ गए, कैंडल चलती हुई लेकर आ गए। हाइड्रोजन गैस की एक खासियत होती है यार कि जब मतलब अगर हम जो है एक बर्निंग कैंडल लेकर आते हैं, ठीक है, और अगर जो गैस इवॉल्व हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है, सो इट विल बर्न विद द पॉप साउंड, ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस जो है इट विल बर्न विद द पॉप साउंड, और यही होता है कि ये जो हम कैंडल लेके आए है ना, पूरी मगज हमारी ताम झाम करने के बाद में ये जब बबल्स निकले ऐसे, जब हम कैंडल लेकर आए तो क्या हुआ? द गैस वाज बर्निंग, द बबल्स, वो जो गैस थी इट वाज बर्निंग विद द पॉप साउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो गैस थी वो हाइड्रोजन गैस थी। तो ये सब जो है दैट इज टू वेरीफाई हाइड्रोजन गैस। कितना आसान है, लेकिन कभी भी पूछ लिया जा सकता है कितना आसान? कुछ नहीं था, सेटअप किया हुआ है, हाइड्रोजन गैस निकली, वहां पे कैंडल लेकर आए, बर्न्स होता, पॉप साउंड, बात खत्म। ओके, तो ऐसे हमने बात कर ली कि कैसे जो हमारे एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। उसको टेस्ट करने का तरीका भी एक हमने देख लिया है कि नहीं? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा बात करते हैं, ओके, अब हम बात करते हैं यहां पर हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। अच्छा देखो सर, सो बेसिकली ये पहला एग्जांपल है ना। ये क्या है? दिस इज Na2CO3, दिस इज मेटल कार्बोनेट, है ना, दिस इज मेटल कार्बोनेट, ओके। Na2CO3 जब HCl के साथ में रिएक्ट कर रहा है, Na2CO3 जब HCl के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो बन रहा है NaCl, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, है, तब बन रहा है NaCl, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अगर मैं इसको वर्ड फॉर्म में लिखना चाहूं, तो कुछ इस प्रकार रिएक्शन हो रही है कि मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वही बारी है, ग्रेट। बस इतना सा हमको याद रखना है, हमको वर्ड फॉर्म में याद रखना है कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो बनेगा सॉल्ट, तो बनेगा H2O, तो बनेगा CO2। भाई ग्रेट। अभी देखो ये हमने बात की मेटल कार्बोनेट की, अभी हम बात करते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। ये रहा हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, NaHCO3 रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ में, ये रहा HCl, क्या बन रहा है? सॉल्ट बन रहा है, H2O बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। मतलब ये है कि जब सोडियम जो हमारा मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, जब वो एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है तब भी सॉल्ट, H2O, CO2 बन रहा है। जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ में या फिर एसिड के साथ में, तब भी सॉल्ट, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक। तो ये हमने देख लिया कैसे रिएक्ट करता है, बात खत्म। यहां पर तुम देख सकते हो, ये अगेन एक टेस्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के लिए। इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट किए गए। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है, और ऑफ कोर्स दिस इज HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे वहां पर H2SO4 था ना, वैसे यहाँ पर HCl है, ठीक है। अब यहाँ से ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, लेकिन वो निकल रही है वेरीफाई कैसे करेंगे, हैं, ये टेस्ट कैसे करेंगे? तो अगेन हमने एक सेटअप किया। ये सेटअप में बेसिकली क्या हुआ कि इस डिलीवरी ट्यूब से, या फिर तुम क्या इस वाले डिलीवरी ट्यूब से क्या होता है
कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ कोर्स एस्केप करेगी, बाहर निकलेगी, क्योंकि रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। ओके, तो ऐसे वो एस्केप करती है, बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। यहाँ पर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन क्या करते हैं अभी देखते हैं। देखो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में CO2 का रिएक्शन होता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CO2 के साथ में रिएक्शन होता है, तब बनता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और बनता है H2O। ओके, अब भैया इसमें CO2 निकली है, ये कैसे वेरीफाई करें? मैंने बोला जब ये रिएक्शन हुई तब एक चीज देखो, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना है, इसकी एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गई है। प्रेसिपिटेट बन गया तो नीचे जम जाएगा, नीचे आ जाएगा, घुलेगा मिलेगा नहीं। अब मतलब इससे ये पता चला कि जब ये पूरी रिएक्शन, ये पूरा तामझाम हुआ, हमने जब इस गैस को यहां से निकाला, मतलब ये निकली यहां से, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर गई, इसके अंदर जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, अगर यहां पर CaCO3 बन रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट दिख रहा है, मतलब क्या है? मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। ओके, इस तरीके से हमने वेरीफाई कर दिया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। घुमा फिरा के एक ही जगह पर हमारी गाड़ी आकर अटकती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, ये पूरी जो एक्टिविटी की वो उसी को समझाने के लिए की, उसी को वेरीफाई करने के लिए की कि हाँ ये जो गैस थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। ठीक, ग्रेट। अगेन क्या है? कुछ नहीं है। सबसे पहला स्टेप, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। ठीक है, हमने देख लिया क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, पानी बनता है और CO2 बनता है। आई बात समझ में? ग्रेट। अच्छा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में भी यही होता है। फिर हमने देखा कि ये जो तुमने देखा पिछले वाले रिएक्शन में जब हाइड्रोजन गैस बन रही थी, उसमें भी तुमने देखा होगा कि हमने उस गैस को, वो गैस निकली है या फिर नहीं, ये वेरीफाई किया, टेस्ट किया। यहां पर हमने क्या किया, वहां पर हमने हाइड्रोजन की टेस्ट की, यहां पर हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्ट की। तुमको दो टेस्ट याद रखनी, तुम्हारा आधा काम यहीं पर समाप्त है, खत्म। ठीक, CO2 की टेस्ट हमने देख ली, यहाँ पर ये पूरा सेटअप किया गया, यहाँ पर ये पूरा का पूरा बनाया गया ताकि हम टेस्ट कर पाए, और यहाँ पर एंड में हमने देख लिया क्या रिजल्ट मिलता है हमको, व्हाइट प्रेसिपिटेट CaCO3। वाई बारी है, ग्रेट। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं, चलो। तो बेसिकली लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वो जो कैल्शियम कार्बोनेट वहां पर बना, जो तुमने अभी देखा CaCO3, ठीक है, वो जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल, वो उस कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ठीक, ग्रेट। अभी मैं तुमको समय बताऊं तो इट इज 12:58 राइट नाउ, और मैं इतनी जोर से चिल्ला रहा हूं, इतनी जोर से चिल्ला रहा हूं कि बस मैं ही जानता हूं मैं कितनी जोर से चिल्ला रहा हूं। आसपास सब जगह शांति है, बस मैं अकेला चिल्ला रहा हूं। ठीक है, सो चलो, वो कहाँ गया, वो वाली साइड कहाँ गई? ओके, लाइमस्टोन ये बात कर ली हमने, बात कर ली, अभी जस्ट की ना, अभी जस्ट की ना। ठीक, क्या हो गया भैया, दोहरे पड़ रहे हैं? अच्छा, all metal carbonates and hydrogen carbonates react with acids to give a corresponding salt, carbon dioxide and water। अभी क्या समझाया मैंने? अभी इतना तामझाम, अभी इतना सब कुछ एक्सप्लेन करके मैंने तुम्हें क्या समझाया? यही समझाया कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं किसी भी एसिड के साथ में, मार्क माय वर्ड्स, तब क्या बनता है? तब बनता है यहां पर सॉल्ट, तब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, तब बनता है पानी, तब बनता है वाटर। ओके, ग्रेट। ये हमने वर्ड फॉर्म में देख लिया, वहां पर हमने इक्वेशन के थ्रू देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकली भाई साहब, उसकी टेस्ट भी कर ली, सब कर लिया है। सो 1 लाइक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं, अभी हम बात करने वाले हैं एसिड और बेस की रिएक्शन की। अभी हम बात करने वाले हैं एसिड और बेस की रिएक्शन की। ये एसिड जब बेस के साथ में रिएक्ट करता है, एसिड जब बेस के साथ, हमने दुनिया भर की रिएक्शन देख ली, एसिड की मेटल के साथ देख ली, इसकी मेटल के साथ देख ली, उसकी मेटल के साथ देख ली। एसिड जब बेस के साथ में रिएक्ट करता है तब क्या रिएक्शन होती है भाई साहब? तो ये कुछ इस प्रकार है, ये कुछ इस प्रकार है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो बनता है द लेजेंडरी सॉल्ट एंड वाटर। यार परेशान हो गया यार मैं यहां पे खड़े खड़े। बेसिकली सीन ऐसा है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो बनता है द लेजेंडरी सॉल्ट एंड वाटर। हमको ये चीज पता भी है, और इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, तो ये बेसिकली सॉल्ट और वाटर बनता है। हाँ भैया पता है हमको। ठीक, बन गया सॉल्ट एंड वाटर। देखो एग्जांपल दिया हुआ है NaOH। NaOH क्या है? OH दिख रहा है, बेस है। HCl क्या है? एसिड है। दोनों, एक बेस है एक एसिड है। ठीक है, लिख दो तुम्हारी और चीज आसान करने के लिए। ठीक है, ये एसिड है,
ये बेस, ये एसिड। जब बेस और एसिड रिएक्ट करता तो क्या बनना चाहिए? सॉल्ट एंड वाटर बनना चाहिए। ऊपर जरा एक बार रिएक्शन में देखो क्या बन रहा है, सॉल्ट NaCl, पानी। खत्म बात, बात ही खत्म, समाप्त। ओके, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, गुड बाय। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। कि तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे पूरा एसिड्स ना ऐसे खोद के निकाल रहे, देख रहे, अच्छा ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, नहीं मेटल इससे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। अभी ये कह रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, देखते हैं कैसे होता है, देखते हैं क्या होता है। ओके ग्रेट, ये रहा हमारा एसिड, ये रहा हमारा एसिड। ओके ग्रेट, ये रहा हमारा मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ठीक, ग्रेट। अब देखो जरा यहां पर नीचे की साइड पे है एक, क्या है, एक रिएक्शन दे रखी है हमको एक वर्ड रिएक्शन दे रखी है जो हमको बताती है कि जनरली अगर ऐसे रिएक्शन होते हैं, अगर एक मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ में रिएक्शन होता है तो क्या बनता है। तो कुछ इस प्रकार रिएक्शन होती है कि जब एक मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन होता है एक एसिड के साथ में, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन होता है एक एसिड के साथ में, तो क्या बनता है? सॉल्ट। तो क्या बनता है? पानी। वाइब समझे, वाइब समझे, ग्रेट। अच्छा अभी एग्जांपल पे आ जाओ, एग्जांपल पे आ जाओ, है ना, ये रहा एग्जांपल, एसिड। ठीक है, एसिड का रिएक्शन हो रहा है मेटल ऑक्साइड से, CuO, मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। क्या बनना चाहिए? सॉल्ट एंड वाटर। क्या सॉल्ट एंड वाटर बनना है? वेरीफाई करो, ये सॉल्ट है, CuCl2 सॉल्ट है, आगे पानी, बात खत्म, बात खत्म, माइक ड्रॉप। ठीक, माइक ड्रॉप, नहीं इसको गिरा नहीं सकते नहीं, ठीक, ओके। तो बेसिकली मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हुआ एसिड के साथ में और बना क्या? बना सॉल्ट और बना पानी। ऑलराइट, ग्रेट। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करने वाले हैं, हमने देखो क्या बात की, हमने देखो क्या बात की, हमने बात की मेटल ऑक्साइड जो है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड जो है उसने रिएक्ट किया एक एसिड के साथ में और बनता है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अगर मैं एक बार वापस से तुमको दिखाता हूं तो ये देखो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन हुआ एसिड के साथ में और बनता है सॉल्ट एंड वाटर। ओके ग्रेट, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, ये चीज बस याद रखना, अपने दिमाग में अभी से स्टोर करके रखना कि मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ में हो रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। जब एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जब एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ में होता है, जब एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ में होता है, ये रहा, ये रहा, नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ में होता है, तो भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। ये देखो, तो भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है मेरी जान। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये दोनों रिएक्शन जो थी ये काइंड ऑफ एसिड्स और बेसिस जैसी थी, क्योंकि जब जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ में हो रहा था तब भी बन रहा था सॉल्ट प्लस वाटर, है कि नहीं? जब रिएक्शन मेटल ऑक्साइड का, जब रिएक्शन मेटल ऑक्साइड का हुआ एसिड के साथ में तब भी बन रहा था, देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, अब तुम समझोगे। ठीक है, जब रिएक्शन हो रहा था मेटल ऑक्साइड का एक एसिड के साथ में तब भी बन रहा था, है ना, तब भी बन रहा था, ये सॉल्ट एंड वाटर लिखा हुआ यहां पर, ओके, सॉल्ट एंड वाटर, तब भी बन रहा था सॉल्ट एंड वाटर। चीजें आसान करने के लिए मैंने एक दूसरे के नीचे लिखे हैं, देखो, एसिड और बेस सॉल्ट एंड वाटर, एसिड और मेटालिक ऑक्साइड सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि इस रिएक्शन में एक एसिड है तो दूसरे को बेस होना पड़ेगा, क्योंकि हमको रिजल्ट जो मिल रहा है, प्रोडक्ट जो मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है? वो सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है। ये रिएक्शन को देख के अगर तुम देखते हो तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं। अच्छा, एसिड और मेटालिक ऑक्साइड जब रिएक्ट कर रहे हैं तब भी सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि इसमें से कोई तो एक बेस है, अब एसिड तो बेस हो नहीं सकता, तो बचा क्या? मेटालिक ऑक्साइड। तो मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं, ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं बेसिक इन नेचर। जब भी तो हमें देखने को मिला मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, तभी हमको सॉल्ट एंड वाटर देखने को मिलेगा। अच्छा, अभी नहीं समझ में आया, अभी और समझाता हूं, है ना। इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब देखो जरा, वापस से मैं लिख रहा हूं, एसिड का रिएक्शन, है ना, एसिड का रिएक्शन विथ योर लेट अस से क्या था, हाँ, बेस के साथ में, तो क्या बन रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो जरा, जब
नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ में होता है तब भी क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। उस केस में मेटल ऑक्साइड था और एक एसिड था, तब भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा था। यहां पर नॉन मेटल ऑक्साइड है और एक बेस है, तब भी सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। अच्छा, सब भूल जाओगे। सॉल्ट एंड वाटर बनते हुए क्या हमने एसिड और बेस की रिएक्शन में देखा था? हाँ जी, देखा था। अब यहां पर देखो, रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं, लेकिन यहां पर रिएक्टेंट में एक बेस है और दूसरा कुछ और है, दूसरा है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अच्छा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड की ऐसी क्या प्रॉपर्टी होगी कि हमको आंसर में सॉल्ट एंड वाटर देखने को मिला? क्योंकि दूसरा रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट था, सॉरी दूसरा रिएक्टेंट तो बेस था। ओके, नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होगा नेचर में, तभी तो एसिड प्लस बेस मिला सॉल्ट एंड वाटर। आई बात समझ में? तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। ठीक, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। हमारी बारी है। ग्रेट। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक। जब मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराओगे बेस के साथ में, सॉरी मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराओगे एसिड के साथ में, मिलेगा तुमको सॉल्ट एंड वाटर। जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन कराओगे एसिड के साथ में, मिलेगा तुमको सॉल्ट एंड वाटर। थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करके देख लोगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी, आसान है। आगे बढ़े। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जगह पर चलते हैं। अच्छा, हम सब में, पूरी दुनिया में, हर व्यक्ति में, है ना, सब इंसानों में कुछ ना कुछ तो चीजें होती है जो कि कॉमन होती है। आह क्या बात है, सब लोगों में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें होती है जो कि कॉमन होती हैं, है ना। कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग हो सकती है, इमोशंस हो सकते हैं, है ना, इंस्टिंक्ट्स हो सकते हैं। यहां पर एसिड और बेस में क्या कॉमन है? ठीक है, यहां पर एसिड्स और बेसिस में क्या कॉमन होता है, अब पढ़ लेते हैं क्या कॉमन होता है। अच्छा, बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स। भैया इलेक्ट्रोलाइट्स क्या यूज कर दिया, समझा रहा हूं, ठीक है। बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स which means that they are good conductors of electricity। क्या हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी एसिड्स बेसिस में? क्या वही घिसी पिटी चीज वापस रिपीट हुई है यहाँ पर? एसिड्स भी अच्छे जो है वो कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बेस भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। हमने देखा था एसिड्स आयनाइज होते हैं, H+ आयंस प्रोड्यूस होते हैं, बेसिस आयनाइज होते हैं, OH- आयंस प्रोड्यूस होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, दोनों क्या है? दोनों गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, अच्छे कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वही बारी ये लिखा है यहाँ पर, है ना, ये लिखा है एसिड्स एंड बेसिस बोथ प्रोड्यूस आयंस इन वाटर। ये दूसरी सिमिलैरिटी है। ये सिमिलैरिटी एक और देख लो, अगर पूछा ही है भाई साहब कॉमन क्या है, तो दबा के लिखेंगे जो कॉमन है। सबसे पहली बात तो हमको पता है कि दोनों पानी के अंदर आयंस देते हैं, आयंस प्रोड्यूस करते हैं। दोनों जब आयनाइज होते हैं तो बिल्कुल बौखला जाते हैं, अपनी दुनिया में सीधी सी बात, एसिड्स एंड बेसिस दोनों पानी के अंदर आयंस प्रोड्यूस करते हैं। अब वो मतलब नहीं है कौन सा आयन कर रहे हैं, वो उसको XYZ आयन करना हो, उसको PYQ आयन करना हो, आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। ठीक, ग्रेट। दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दोनों पानी के अंदर जो दोनों जो है वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, इतना हम समझ गए, ओके। अच्छा, एक बार फिर से रिमाइंडर दे दूं, 31 को मैराथन होने वाली है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एनरोल करने की। मैंने तुमको पहले ही अपना एम बता दिया, हम लोग 10,000 एनरोलमेंट्स हिट करेंगे यार। ठीक, तो जाके एनरोल करना मत भूलना। AP01 प्रोमो कोड है, उसको यूज करके, बेसिकली AP01 कोड है जिसको यूज करके तुम एनरोल कर सकते हो। ओके, एंड इस वीडियो का एक लाइक टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स का। और अच्छा, एल्कलीज क्या होता है, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, वापस वही बात कर रहे हैं। ऑल द बेसिस क्या था, ऑल द बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ऑल द बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर या फिर आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन उन कुछ बेसिस में भी कुछ ऐसे बेसिस थे, कुछ ऐसे टैलेंटेड बेसिस थे जो कि बोले नहीं हम होते हैं। ठीक है, ऑल द बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट देयर आर सम बेसिस। जैसे ऐसा होता है ना कि हर जगह कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, है ना। तो ऑल पीपल आर नॉट बैड, देयर आर सम गुड पीपल। सिमिलरली ऑल द बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट सम बेसिस। ठीक है, जो कुछ बेसिस पानी में डिसॉल्व करते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कलीज, उन्हें हम कहते हैं एल्कली। देखो जरा, अच्छा अब एल्कली का क्या क्या लिखा है यहाँ पर, दे आर सोपी टू टच, है समझ में आ रहा है ना नाम से, दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड कोरोसिव। खतरनाक होते हैं, ठीक है, खतरनाक तो होते हैं। सो दे आर सोपी टू टच, दे आर बिटर, कोरोसिव इन नेचर। अच्छा, डोंट टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। वार्निंग है यहाँ पर, फ्लैश वार्निंग नहीं है, वार्निंग है सिर्फ। ठीक, वार्निंग ऐसी है कि नहीं करना चाहिए ना, मतलब टच वच क्यों जबरदस्ती, अच्छी भली चल रही जिंदगी में जबरदस्ती के अड़चन डालने हमको बीच में क्यों है। ठीक है, पढ़ रहे हैं एल्कली के बारे में, ओके,
तो एक वार्निंग दे रहा हूं मैं। क्यों वार्निंग? मतलब ऐसा है कि देखो मैं तुमको एक सच्ची घटना बताता हूँ। केमिस्ट्री लैब के अंदर यार जब भी तुम जाओगे तब सारे जो टीचर्स होते हैं, मैं ये क्यों बता रहा हूँ तुमको, इसका एक कारण है। सारे जितने भी टीचर्स होते हैं, सब लोग जो होते हैं, मैं भी ऑफ कोर्स आई हैव बीन अ स्टूडेंट, राइट, एवरीवन हैज बीन अ स्टूडेंट, और सबको पता है सब कैसी मस्ती करते हैं, सब कैसे बिल्कुल पागल हो जाते हैं लैब में, ओह ये तो पहली बार देख रहे हैं। अब लैब में ना यार जो टीचर्स होते हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, है ना। आप अगर केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो आपको बहुत ही सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी सब्सटेंसेस है, कुछ हार्मफुल है, कुछ कोरोसिव है, ठीक है। और सीधी सी बात है, आपकी क्लास की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके टीचर के हाथ में होती है। तो जितना कम मस्ती हो उतना कम मस्ती किया कीजिए केमिस्ट्री लैब के अंदर तो एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री लैब में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। बाकी समझदार हो ना तुम, इतने समझदार तो खुद हो, इतने मस्ती नहीं करोगे, पता है मेरे को, पर मस्ती तो क्या ही करना है, पढ़ लेते हैं आगे, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेसिस। बेसिकली ये जो तुमको लिखा हुआ है शायद नहीं पढ़ने में आ रहा हो, ये लिखा हुआ है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेसिस। हमने बात की थी ना थोड़ी देर पहले, कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, ठीक है। हमने ये पता कर लिया कि उसमें ज़्यादा H+ है, उसमें कम H+ है, मतलब आयनाइज होने पे ज़्यादा H+ प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन ऐसा हमको दिख थोड़ी ना रहा है, ओह देखो 50 H+ आयंस निकले, ओह क्या बात है, ओह देखो 4 ही H+ आयंस निकले, हैं क्या एसिड बनेगा रे तू, है कि नहीं। हमारे पास एक पता करने का तरीका होना चाहिए। अच्छा कैसे, देखते हैं। ओके, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्या था स्ट्रॉन्ग एसिड में, वीक एसिड में क्या था, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की बात हुई थी। अच्छा, तो एक ऐसी स्केल है ना, एक ऐसी स्केल जो कि मेजर कर सके, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ पीएच स्केल, ठीक है। ऐसी स्केल जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एक सॉल्यूशन के अंदर उसका पता लगा सके बेसिकली कि कितना हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, उसे कहते हैं पीएच स्केल, और इस स्केल को डेवलप किया गया। ओके, अच्छा पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पूछूंगा मैं तुमसे सवाल, है कि नहीं, कुछ तो सवाल हो, ठीक। अच्छा ठीक, इतनी बात हमने कर ली। अच्छा, ये पीएच स्केल डेवलप की गई हमारे चीज़ों को आसान करने के लिए कि भाई स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या है। ओके, ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम 0 to 14, यानी कि ये पीएच स्केल को इस तरीके से डिजाइन की गई है कि इस पीएच स्केल पे, है ना, इस पीएच स्केल पे बेसिकली आप जो है वो पता लगा सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन, कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है फिर कितना बेसिक है। इस स्केल को यार बेसिकली कुछ इस तरीके की स्केल है, फ्रॉम 0 to 14, है ना। अच्छा, मान लो कि आपने कोई ऐसा सैंपल लिया, ठीक है, और उस सैंपल की जो रीडिंग है इस पीएच स्केल पे वो है 0। इसका क्या मतलब है कि वो जो सैंपल है, वो जो सब्सटेंस है बहुत एसिडिक है, इट इज़ वेरी एसिडिक। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस आपने लिया जिसकी रीडिंग है 14, इसका मतलब वो बहुत एल्कलाइन है, बहुत एल्कलाइन है, ठीक है। pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution। एक सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, ठीक है, और कैसा, कितना एसिडिक है, कितना वेरी एसिडिक है, कम एसिडिक है, वो सब पता चलता है हमको पीएच से। अच्छा, पीएच स्केल तुमको यहाँ पर दिख रही होगी यार, ओके, पीएच स्केल तुमको यहाँ पर दिख रही होगी, और वहाँ पर तुमको ये भी दिख रहा होगा कि कैसे इसमें जो है वो हमको समझ में आता है। एक चीज़ तुमको बताऊं, तो यहाँ पर 7 जो होता है दैट इज न्यूट्रल, है ना, 7 जो होता है दैट इज न्यूट्रल। ओके, 7 के लेफ्ट हैंड साइड में जैसे जैसे हम 7 के मतलब ऐसे हैं, तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट की तरफ जाते हैं एसिडिक नेचर इंक्रीज होते जाता है। दिस इज 7, मान लो दिस इज 7, है ना, दिस इज 7, ओके। जैसे, अच्छा ये 7 है, जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ जाते जाएंगे, यानी कि 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि जिसकी रीडिंग 3 आई है वो 4 वाले से ज्यादा एसिडिक है, जिसकी रीडिंग 5 आई है वो 6 वाले से ज्यादा एसिडिक है। इंक्रीज लेफ्ट में हो रहा है, नंबर से कंफ्यूज मत होना, इंक्रीज लेफ्ट में हो रहा है। ओके ग्रेट। सिमिलरली जब आप 7 के इधर जाओगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज होते जाएगा। इधर क्या हो रहा था, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, यानी कि आपका एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। इधर क्या होता है बेसिकली, H+ आपका जो OH- है, ठीक है, बेसिक नेचर जो है, आपको जो बेसिक नेचर है वो इधर इंक्रीज होते जाता है ना, बेसिक नेचर इधर इंक्रीज होते जाता है। यानी कि किसी का अगर 8 आता है और किसी का अगर 9 आता है तो 9 वाला ज्यादा बेसिक है, 9 वाला ज्यादा बेसिक है 8 वाले से।
भाई समझ रहे हो ना, 9 वाला इज मोर बेसिक देन 8, समझे भाई को? ग्रेट। अच्छा इधर जाओगे तो 3 वाला इज मोर एसिडिक देन 4, बट इधर 9 वाला इज मोर एसिडिक, मोर बेसिक देन 8। ओके, इधर साइड बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, उधर साइड एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। देखो तुम ऐसे खड़े हो, बस ऐसे याद रखना, तुमको हाथ अपने ऐसे चलाने हैं, है ना। तुम्हारे हाथ किधर साइड अनफोल्ड हो रहा है, ऐसे अनफोल्ड हो रहा है, तो इधर साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड में एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, और सिमिलरली इधर। तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक, ग्रेट। पीएच स्केल तुमने देख ली, मैंने समझा दिया। ओके ग्रेट। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि इधर साइड इंक्रीज हो रहा है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन का, तो तुम क्या बोलोगे कि राइट हैंड साइड में, इधर साइड में डिक्रीज हो रहा है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन का। ओके ग्रेट। आगे बढ़ेंगे हम और बात करेंगे, ये रही आपकी कुछ पीएच स्केल जो कि आप देख ही सकते हो, है ना। ये यार आपका ये न्यूट्रल है, दिस इज न्यूट्रल, जहाँ पर प्योर वाटर ब्लड वगैरह लिखा हुआ है। ओके ग्रेट। अच्छा इधर साइड देखो इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पर आपका कुछ आपके लेमन जूस का जो है वो दिया हुआ है पीएच कितना होता है। फिर गैस्ट्रिक जूस जो होता है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसके पीएच के बारे में बात की है। तो यहाँ पर यार कुछ इस तरीके की आपकी ये पीएच स्केल होती है, जहाँ पर आप अगर कोई भी सब्सटेंस का अगर पीएच वैल्यू देखते हो तो उससे आप इंडिकेशन लगा सकते हो कि यार ये एसिडिक है, ओहो ये बेसिक है, ओहो ये न्यूट्रल है, वगैरह वगैरह। ठीक, तो यहाँ पर हमने बात कर ली थी 7 से इधर की साइड जब हम जाते हैं तो एसिडिक नेचर जो है दैट इंक्रीजेस। ओके, एसिडिक नेचर दैट इंक्रीजेस, और अगर हम राइट की तरफ जाते हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीजेस। भाई समझ रहे हो ना? ओके ग्रेट। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, गैस्ट्रिक जूस का अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, ठीक है, और उसके बाद में लेमन जूस का अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है। ओके, उसके बाद में फिर हम देख रहे हैं कि प्योर वाटर का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है। ऑलराइट, तो ये हमारी पीएच स्केल है। अब हम बात करने वाले हैं, हमने बात कर ली पीएच क्या होता है, ठीक है। इधर साइड H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, इधर साइड कम होता है। ठीक, ज़्यादा और एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा मैं, क्योंकि फिर एक लिमिट होती है यार कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने की, उसके बाद फिर ना हम खुद ही कंफ्यूज होने लगते हैं कि यार ये चीज़ तो ऐसे समझ रहे थे, एकदम से इस डायरेक्शन में कैसे टर्न हो गए। इसलिए कोई भी चीज़ को ओवर एक्सप्लेन कभी भी नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो पीएच के बारे में हमने अभी पढ़ा, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में। ओके, तो उसकी बात करते हैं यार, उसकी बात हम करते हैं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। अगर तुमको नहीं दिख रहा तो मैं इधर आ जाता हूँ। हमारी जो बॉडी होती है ना, वो 7 से 7 to 7.8 की पीएच रेंज में काम करती है। ठीक, ग्रेट। अब ये जो पीएच रेंज है, इस पीएच रेंज में हमारी बॉडी काम कर रही है, इतना हम समझ गए। ऑलराइट, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। व्हेन पीएच रेंज ऑफ वाटर इज लेस देन 5.6, जब रेन वाटर का पीएच जो होता है वो 5.6 यानी कि 5.6 से कम होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, तब हम उसे कहते हैं एसिड रेन। ठीक है, तब हम उसे कहते हैं एसिड रेन। ओके, तो एसिड रेन सबने नाम सुना होगा, लेकिन एसिड रेन क्यों, एसिड क्यों, पीएच 7 से कम है। आई बात समझ में? ग्रेट। ठीक, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। When acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of the river water। सीधी सी बात है यार, जब एसिड रेन जो ये एसिड रेन आ रही होती है, जब अगर ये रिवर्स के अंदर जाती है तो वो क्या करेगी, वो पानी को खराब करेगी। एट द एंड वो पानी का पीएच कम करेगी। क्यों? क्योंकि पानी तो भाई साहब, पानी का तुमको पता है ना क्या पीएच था, अभी देखा हमने। अच्छा ग्रेट, अभी जरूरी नहीं है कि सिर्फ उतना ही पीएच हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ठीक है। लेकिन जब ये एसिड रेन, ये कम पीएच वाली रेंज जब उसमें जाएगी तो क्या करेगी, उसका पीएच कम करती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें अब एसिड की मात्रा बढ़ती जा रही है। ओके ग्रेट। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफिकल्ट। सीधी सी बात भाई साहब, पानी में वो एक्वेटिक लाइफ जो थी वो पानी में बिल्कुल सुखी थी, शांति से, सब फिश वगैरह सब अच्छे से रह रहे थे। लेकिन ये एसिड रेन गई और उसने पानी का पीएच कम कर दिया। अब उनको दिक्कत होने लगी ना, उनको इस पीएच की आदत नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा सा दिक्कत वाला काम होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे हमको क्या पढ़ना है। अच्छा, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच का इंपॉर्टेंस है भाई साहब, पीएच का रोल है। कैसे, देखो जरा। आज स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमको पता है, हमने देखा था HCl प्रोड्यूस होता है। अरे हमने गैस्ट्रिक जूसेस की बात की थी, हमने म्यूकस की बात की, हमने HCl की बात की, हमने बहुत सारी बातें की थी। अच्छा, तो जो हमारा स्टमक है, इट प्रोड्यूसेस HCl। लाइफ प्रोसेस में और पढ़ते हैं हम इसके बारे में, ठीक है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। HCl है, इसको मतलब अगर हम समझते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोचो पेट में, ये तो घातक चीज है। बट दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। एसिड है भाई साहब, वो पेट वेट में कुछ गड़बड़ कर दिया तो खत्म व्यक्ति, तो फिर क्या मतलब एसिड पेट के अंदर तो घातक चीज है, बट स्टिल वो पेट को हार्म नहीं करता। इट डजंट हार्म द स्टमक, बिल्कुल भी हार्म नहीं करता। HCl क्यों काम आता है, वो खाने के डाइजेशन में काम आता है ना, लाइफ प्रोसेस में हमने पढ़ा है। ओके, अब बेसिकली ड्यूरिंग इन डाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड। क्या होता है ना, जब हम खाना खाते हैं, खाना पचता नहीं है,
ठीक है। तो क्या होता है ना भाई, उसको मतलब पेट का सिस्टम हिल जाता है। क्यों हिल जाता है? क्योंकि इतना सारा मतलब इनडाइजेशन हो गया, एट द एंड इनडाइजेशन हो गया, खाना पचा नहीं है। उस चक्कर में हुआ क्या? उस चक्कर में ये हुआ कि बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया है, बिल्कुल ऐसे खतरनाक मात्रा में एसिड प्रोड्यूस हो गया। अब इतना एसिड जब प्रोड्यूस हुआ है तो क्या होता है? तो पेन और इरिटेशन होगा। जब लिमिट से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा? हमें पेन होता है, हमें इरिटेशन होता है। वो क्या होता है? दैट इज एसिडिटी। हमने सुना है ना एसिडिटी वो ऐड आती है, 5 मिनट में ठीक कर दो, 6 मिनट में ठीक कर दो, 10 मिनट में ठीक कर दे, ठीक है, हमने सुना है ना, ऐड में आता है। तो वो रेफरेंस है, वो रेफरेंस मैं तुमको दे रहा हूँ कि हाँ भाई साहब, पेन और इरिटेशन, एसिडिटी हो जाती है जब ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, तो ड्यू टू इनडाइजेशन। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, एंटासिड्स आर यूज्ड टू क्योर दिस। अच्छा, एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए क्या यूज किया जाता है? बेस यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एसिड और बेस की रिएक्शन जो होती है वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। एक एसिड और एक बेस की रिएक्शन जो होती है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, गर्मी का इफेक्ट है ना, गर्मी का इफेक्ट कम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कुछ ना कुछ ठंडा। जैसे कि बहुत गर्मी है, हम क्या करते हैं? आइसक्रीम खाते हैं, हमें थोड़ा सा हमारे पेट को थोड़ी सी ठंडक फील होती है। सिमिलरली किसी भी चीज़ का अगर इफेक्ट हमको कम करना है तो उसका हमको उसके विरुद्ध में, उसके अपोजिटली काम करने वाली कोई चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एसिड की मात्रा बढ़ गई है, एसिड की मात्रा को न्यूट्रलाइज करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? बेस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये बेस जो है इस एसिड की मात्रा को न्यूट्रलाइज करेगा। देखो जरा, एंटासिड जो होते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक इन नेचर। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अ माइल्ड बेस, इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। जब एसिडिटी हो जाती है यार, जब एसिडिटी हो जाती है, जब इनडाइजेशन होता है, तब पेन और इरिटेशन होता है। ठीक है, उस केस में इस्तेमाल किया जाता है ये। ठीक है, ओके। क्यों? बिकॉज इट इज अ माइल्ड बेस। बेस क्यों यूज किया गया? क्योंकि एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, उस एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए बेस यूज किया गया। ठीक, ग्रेट, ओके। तो ये तो हम समझ गए। आगे बढ़ेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे। पीएच इन माउथ है, पीएच इन माउथ, पीएच इन माउथ, ओके, ग्रेट। टूथ डीके यहां पर लिखा हुआ है, अगर तुमको नहीं समझ में आया, नहीं दिख रहा है तो, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। अभी कई जगह तुमको अलग अलग वगैरह डेटा देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा स्ट्रिक्ट हमको उस पर नहीं रहना है, हमको बस समझना है कि हाँ, एक लिमिट के बाद में, एक लेवल के बाद में हमारा टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि भाई हमारा मुंह भी कहता है, माउथ भी कहता है कि बस इससे ज्यादा मैं नहीं झेल सकता, अब टूथ डीके होगा स्टार्ट। ठीक, ग्रेट। सो बेसिकली टूथ एनामल, ठीक है, टूथ एनामल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। टूथ एनामल जो होता है वो बॉडी में हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ओके, ग्रेट। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। होता क्या है? होता क्या है? इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। क्या होता है ना कि जब हमारे मुंह का पीएच, माउथ का पीएच 5.5 से नीचे चला जाता है तो क्या होने लगता है? क्या होने लगता है? ये करोड़ होने लगता है, ये करोड़ होने लगता है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, कितना कितना झेलेगा बेचारा है। तो जब पीएच 5.5 से कम हो जाता है, क्या होने लगता है? पीएच जो है 5.5 से कम होने लगता है, क्या होने लगता है? करोड़ होने लगता है। ठीक है, ग्रेट। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द फूड आफ्टर ईटिंग। जो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, क्या होता है ना, सोचो ज़्यादा शुगर खाने से, है ना, ज़्यादा मीठा खाने से, ये पॉइंट तुम्हें समझ में आ जाएगा। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स, है ना, रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। बोलते ना ब्रश करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भाई साहब जो हमारे मुंह में बच गया है उसको हटाने के लिए, सब कुछ क्लीन करने के लिए। ओके, अब ज्यादा शुगर खाने से क्या होगा? बार बार ज्यादा शुगर खाने से ये सब होने लगेगा, है ना। इसलिए ज्यादा हम लोग बोलते हैं ना, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा चॉकलेट मत खा, दांत खराब हो जाएंगे। ओके, तो सीन कुछ इस प्रकार का होता है। तो पीएच का बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि अगर कम हुआ एक लिमिट के बाद में तो क्या होगा? टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। ये कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं जो कि आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। आप इस एसिड का नाम और इसका सोर्स जो है वो देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, विनेगर, है ना, नेचुरल सोर्स एसिडिक एसिड। नेचुरल सोर्स क्या है? ऑरेंज क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड। टैमरिंड टार्ट्रिक एसिड। टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड। तो ये आपके टेबल बुक के अंदर दिया हुआ है जो कि आप एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपका आज का टास्क है एनसीईआरटी का। ओके, यहाँ पर भी आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, देख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं, मार्क माय वर्ड्स, नेचुरली अकरिंग एसिड्स बुक के अंदर दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फाइनल टॉपिक की, दैट इज साल्ट्स। ओके, अब हम साल्ट की बात करेंगे, SALTS, सॉल्ट्स। ओके, क्या है?
सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू ऑफ 7। सोचो जरा, सोचो, एक बहुत तगड़ा आदमी है ना, लेट अस से अभी बंटी और मोंटी हमारी हेल्प करने वाले हैं। दिस इज बंटी, ओके, दिस इज बंटी एंड दिस इज मोंटी। बंटी और मोंटी ये दोनों जो किरदार हैं ये दोनों इक्वली स्ट्रांग हैं, इन दोनों में इक्वल ताकत है। तो क्या होगा, बंटी इधर इस पे फोर्स लगाएगा, मोंटी इधर इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल ताकत लगा रहे हैं। सिमिलरली जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होता है तो एक क्या मिलता है, एक हमको ऐसा सॉल्ट मिलता है जो कि न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि दोनों जो है, देखो ये कहीं जा रहे हैं, इनकी पोजीशन क्या है, न्यूट्रल है, कहीं हिल रहा है, नहीं हिल रहा है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, न्यूट्रल सॉल्ट है विद द पीएच वैल्यू ऑफ 7 इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। लेकिन वही उसी जगह पर अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, अगर आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और उसका रिएक्शन होता है एक वीक बेस से, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन अगर एक वीक बेस के साथ में होता है तो क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। क्यों? इस एग्जांपल से देखते हैं, तो मान लो कि ये है बंटी, है ना, ताकतवर, बहुत ताकत है ना, ये है मोंटी, ज्यादा ताकत नहीं है ना, क्या होगा, बंटी मोंटी को हरा देगा, है ना। बंटी जो है वो मोंटी से ज्यादा ताकतवर है। सिमिलरली जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस का रिएक्शन होगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, किसके फेवर में होगा, कौन डोमिनेटिंग होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा जो सॉल्ट है वो कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अच्छा एक सवाल तुमसे पूछता हूं, मुझे बताना, अगर एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होता है, वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होता है तो कौन सा एसिड बनेगा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। वाई बारी, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, सॉल्ट की बात हमने कर ली। ऑलराइट, तो हम लोग सब जानते हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, कॉमन सॉल्ट होता है, सबको पता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। द कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज। हमारे जीवन में इतनी सारी चीजें यूज होती है, खाने में देख लो, हर जगह देख लो, हर जगह पर ना, मतलब काफी सारी जगह पर, हर जगह पर तो नहीं। तुम बोलोगे भैया ये कैमरा में NaCl थोड़ी यूज हुआ है, काफी सारी जगहों पर NaCl। आजकल मुझे लगता है ऐसा कि थोड़ी सी जोक के लेवल मुझे बढ़ाने पड़ेंगे, कुछ और मीम्स ऐड करने पड़ेंगे लग रहा है। ठीक है, वापस आते हैं। ओके, सो बेसिकली ये जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, इट इज बेसिकली अ रॉ मटेरियल फॉर अ लॉट ऑफ अदर सब्सटेंसेस। जैसे कि देखो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, अरे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, एंड मेनी मोर। गेटिंग द वाइब आ रही है, ग्रेट। अच्छा बेसिकली ये टी शर्ट कैसी लग रही है मुझे बताना नीचे कमेंट करके, एंड इसमें पीछे padle.in भी लिखा हुआ है ठीक है, तो बताना मुझे इफ़ यू वांट मी टू लॉन्च दिस मर्चेंडाइज। काफ़ी पहले आ गई थी ना, मतलब पडले की जो मर्चेंडाइज आई थी, आई गेस मेरे हिसाब से कुछ 2-3 महीने पहले एक मैं पडले की टी शर्ट प्रिंट करवाई थी, टेस्ट किया था, देखा था कैसा लग रहा है, तो उसमें यहाँ पर padle.in लिखा था। बट नाउ आई गेस कि यार टू मेक इट लुक मोर फंकी, मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव, मेक इट लुक मोर ऐसी एक मतलब ऐसा टी शर्ट होना चाहिए जो कि जिससे तुम कनेक्ट कर सको। सो या मतलब अगर तुम लेते भी हो इस टी शर्ट को तो देयर शुड बी समथिंग राइट जो कि जिससे तुम कनेक्ट कर पाओ। तो मुझे बताना नीचे कमेंट करके कि ऐसे कुछ और डिज़ाइंस लेकर आऊँ क्या। वैसे हमारे डायलॉग्स तो बहुत सारे, अच्छा, ग्रेट, अमेजिंग, ओहो क्या बात है, वाइब आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरी जान, ऑफ कोर्स ये सारे हमारे डायलॉग जो हम यूज़ कर चुके हैं पहले बहुत और करते आ रहे हैं। आगे बात करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली सोडियम क्लोराइड पता है NaCl होता है, बात खत्म। कॉमन सॉल्ट बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए। अच्छा ग्रेट, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे आ जाओ, बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इट इज NaOH। देखो जरा, ये रहा NaOH। अच्छा अभी क्या लिखा हुआ ये समझ लेते हैं। When electricity is passed, ध्यान से सुनना, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, जिसको ब्राइन भी कहा जाता है, प्लीज इस चीज को याद रखना क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली 1 नंबर में आपसे यह सवाल पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज ब्राइन। तब हम पाएंगे कि हमें तो पता ही नहीं है कि ब्राइन क्या होता है, हमने तो पढ़ा था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये चीज याद रखना यार कि ब्राइन इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके ग्रेट। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अच्छा वापस अभी लेट अस गेट बैक टू द सीन। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन जिसे हम ब्राइन कहते हैं, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर की जाती है तो वो डीकंपोज हो जाता है, इट डीकंपोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ग्रेट। अच्छा नीचे और बात करते हैं, एक सेकेंड। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब क्लोर एल्कली क्यों कहा जाता है ये चलो तुम मुझे बताओगे नीचे कमेंट करके, ठीक है। क्लोर को तुम कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो क्लोरीन से भैया। एल्कली तो हमको पता है क्या है, ये रिएक्शन हम नीचे देखेंगे तो समझते हैं। बताओ मुझे नीचे कमेंट करके कि तुम्हें इस क्लोर एल्कली प्रोसेस से क्या समझ में आता है, ये क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों लिखा हुआ है। ओके आगे बढ़ते हैं। सामान इतना यहां पर कि मैं हिल डुल भी नहीं पा रहा हूं। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं सच्ची बताऊं तो मैंने पीछे मुड़ के नीचे देखा भी नहीं था कि नीचे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है। देखो ये समझ लो, अब क्या ही पूछूंगा तुमसे, क्या ही बताओगे तुम। नीचे लिखा हुआ यहाँ पर द प्रोडक्ट पोपट हो गया मेरा। द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, क्लोर फॉर क्लोरीन है ना, एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर देखो यार ये रिएक्शन है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये रिएक्शन है NaCl है ना, H2O, इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ब्राइन, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी यहाँ पर लिखना, ठीक है ठीक है, बना NaOH, क्या है एल्कली, क्लोरीन H2। ओके दिस इज द रिएक्शन। ओके आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड की। इस तरीके से हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। कोई पूछता है कैसे मिला, ये चिपका देना, बताना। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू फील के साथ रुको। When electricity is passed through aqueous solution of sodium chloride, जिसको हम ब्राइन कहते हैं, ठीक है, it decomposes to form sodium hydroxide. This is chloralkali process. This is also known as chloralkali process. अच्छा chloralkali process क्यों? क्योंकि क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली। ठीक, ग्रेट। आगे बढ़ेंगे और अच्छा ग्रेट। ये जो इतनी सारी चीजें बनी यहाँ पर ये NaOH बना, क्लोरीन बना, H2 बना, इन सब के कुछ ना कुछ यूजेस होंगे। इतनी सारी चीजें जब बनी है तो इनके कुछ ना कुछ यूजेस होंगे। हाँ बिल्कुल होते हैं। ये यूजेस आपकी बुक के अंदर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, और अगर आप चाहते हो तो आप अपनी बुक खोल के एक बार देख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर समझ सकते हो। देखो यहाँ पर जो आपका क्लोरीन बन रहा है एट एनोड है ना, और आपको जो H2 रिलीज हो रहा है एट कैथोड, और आपका यहाँ पर जो NaOH बना है, इन सब के अपने अपने अलग अलग यूजेस हैं। आपका NaOH एक प्रोडक्ट था, क्लोरीन Cl2 एक प्रोडक्ट था, और H2 एक प्रोडक्ट था। इन तीनों के अपने अलग अलग यूजेस हैं। देखो जरा ये जो H2 है इसके कैसे यूजेस हैं, ये आप देख सकते हो, एक सेकेंड। यूज इन फ्यूल्स, यूज इन अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स वगैरह 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 है ना। उसके बाद में फिर ये जो हमारा क्लोरीन होता है Cl2, हमने सुना है ना कि पानी में, स्विमिंग पूल के अंदर क्लोरीन की बदबू आ रही है, क्लोरीन की खुशबू आ रही है, क्लोरीन डाला गया, तो ये वही है। यूज इन स्विमिंग पूल्स, ये रहा, फॉर वाटर ट्रीटमेंट, PVC, डिसइंफेक्टेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब बात करते हैं NaOH की, तो ये NaOH की यूजेस हैं। बेसिकली देखो यार, जहाँ पर हमें अपना इनपुट डालना है दिमाग का, वहाँ पर डालना चाहिए। अभी हमारा इनपुट कहाँ पर डालना था कि कैसे NaOH बना, ये सारे यूजेस हैं। ये सारे यूजेस हमको पता होते हैं, या फिर ये यूजेस पता करने के होते हैं। इसमें रॉकेट साइंस नहीं होता कुछ भी कि मुझे इसको याद कैसे करना है, या फिर इसका यूज ये कैसे है। यूज है तो है, यूज लोग कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल में आ रहा है, फायदे में आ रहा है, तभी तो यूज आ रहा है ना। ठीक है, तो ये यूज जो है, ये यूज जो है, इन यूजेस को हमें दिमाग में रखना है बस। ओके अच्छा, एक और चीज कि ये H2 और Cl2 यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है ना, HCl बनता है, उसके भी यूजेस होते हैं, और वो यूजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि इन मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स वगैरह वगैरह वगैरह। ये Cl2, ये क्लोरीन और NaOH, इनका जब रिएक्शन होता है तो ब्लीच की बात करते हैं हम लोग, वो ब्लीच भी इस्तेमाल होता है, वो ब्लीच के भी यूजेस हैं। तो इसकी टाइमलाइन कुछ इस प्रकार हमको याद रखनी है कि सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास की गई थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, बनता है NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। NaOH के अपने यूजेस हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्लोरीन के अपने यूजेस हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन के अपने यूजेस हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला के HCl जो बन रहा है उसके भी अपने यूजेस होते हैं, और NaOH और क्लोरीन मिला के जो ब्लीच बन रहा है उसके भी अपने यूजेस होते हैं। ठीक, ग्रेट। तो ये टाइमलाइन याद रखना, और यूजेस एक एक दो से तीन मैक्सिमम याद रखना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करने वाले हम, और आगे हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, आगे हम लोग बात करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर की। आगे हम लोग बात करने वाले ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं। क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। हाँ या ना, अभी बात की थी, ब्लीच की बात की थी, अभी क्लोरीन बना था, प्रोड्यूस हुआ था जब हमारा एक्वस सॉल्यूशन का
इलेक्ट्रोलिसिस किया गया, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, हमने देखा था, है ना, हमने देखा था कि क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। बात खत्म, बात खत्म, माइक ड्रॉप है। ठीक, बस आगे जो हम सॉल्व पढ़ने वाले हैं, कुछ इंडिकेशन मिल रहा है, जो भी हम सॉल्व पढ़ने वाले हैं कहीं ना कहीं रिलेशन उसका उस ब्राइन से है, तो बस उसको याद रखना। Cl बना, ब्लीचिंग पाउडर में काम आया था इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, ग्रेट। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइन। ठीक, जब ड्राई स्लेट लाइन पर क्लोरीन का एक्शन होता है, यानी कि इनका जब रिएक्शन होता है तब बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ये देखो यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है, ये रहा हमारा ड्राई स्लेट लाइन, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा हमारा क्लोरीन, क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। अब एक चीज ध्यान रखो यार, हमको हमेशा ये जब भी तुम सॉल्व पढ़ोगे, सबको सॉल्व वाला पार्ट इसलिए टफ लगता है क्योंकि हम एक टाइमलाइन फॉलो नहीं करते। हमको टाइमलाइन को जिस प्रकार फॉलो करनी है कि हमें हमेशा सबसे पहले सोडियम क्लोराइड वाली जो, देखो तुमको पूरी शिद्दत से, पूरे ध्यान से वो जो NaOH बन रहा है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, वो वाले रिएक्शन और वो यूजेस वगैरह जो है वो बस याद रखना है, बाकी सारा आगे का हलवा है। दूसरी चीज, जब भी तुम कोई भी सॉल्ट याद कर रहे हो, सॉल्ट के साथ में उस सॉल्ट को जब भी तुम प्रोनाउंस कर रहे हो, तुम बोल रहे हो ब्लीचिंग पाउडर, हमेशा उसके फॉर्मूले को भी साथ में प्रोनाउंस करो। अगर तुम कहीं पर भी सॉल्ट के बारे में लिख रहे हो, हमेशा उसके साथ में उसका फॉर्मूला भी लिखो। इस तरीके से तुम्हें फॉर्मूला याद रहेगा और उस फॉर्मूला से तुम्हें इस रिएक्शन के बारे में याद आएगा। ठीक, ग्रेट। आगे फिर H2O है इसी। ओके, ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2। बात खत्म, वही बारी है ना, ग्रेट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं यार। अच्छा हाँ, मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब हम लोग मतलब जब टीम बेसिकली हम लोग जूम पे बात करते हैं तब और यहाँ पर भी जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो ना हम एक चीज़ सोचते हैं कि मतलब यार ये चीज़ें जो हैं, मतलब जो इतनी सब चीज़ें डिजिटलाइज हुई हैं एंड दीज मैनी रिसोर्सेज आउट देयर, धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ों का अगर फ़ायदा सही तरीके से उठाया गया तो मतलब ये चीज़ें इतनी प्रभावशाली हैं कि इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाई जा सकती है, मतलब कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती है। तो करेंगे इस बारे में, कभी डीपली बात करेंगे। अच्छा, जो सेकंड चैनल है हमारा है अथर्व, तो वो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वहाँ पर हम लोग बहुत तगड़ी बातें करने वाले, बहुत यूनिक बातें करेंगे विच एवरी स्टूडेंट एंड एवरी पर्सन आउट देयर शुड नो, जो कि मुझे लगता है, जो कि मैंने सीखी है कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर की बात हमने कर ली, अब हम बात करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस की। ठीक, हम बात करने वाले ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस की। अच्छा, क्या क्या यूज होता है? फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल, ये इसके यूजेस हैं। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। तो ये कुछ इसके यूजेस हैं, इस्तेमाल हैं, जिस पर बिल्कुल तुमको दिमाग नहीं लगाना है। अपना दिमाग खर्च करना है इनके रिएक्शन वगैरह एनालाइज करने में, समझने में। यहाँ पर अपना दिमाग खर्च नहीं करना है। नेक्स्ट यूज क्या है? इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, आगे बढ़ाओ। तीसरा यूज क्या है? फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। देखो, ब्लीचिंग पाउडर को तुम कहीं ना कहीं इस थर्ड पॉइंट से रिलेट कर सकते हो, सुना होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, हमेशा जब भी कोई भी सॉल्ट के बारे में याद कर रहे हो, एटलीस्ट उसके 3 यूजेस याद रखना। ठीक, यहाँ पर जैसे कि तुम देखो, मैंने तुमको 3 यूजेस ही बताए, एटलीस्ट 3 यूजेस याद रखना। क्योंकि कभी भी है ना, तुमसे जब भी सवाल पूछा जाएगा सॉल्ट को लेकर, वो एक तो पार्ट्स में होता है, और दूसरी इन केस नहीं आता पार्ट्स में, कभी 3 नंबर में सिर्फ यूजेस पूछ लिए, तो एटलीस्ट हमारे पास में यूजेस हैं। तुम्हें लगता है 4 करने, 4 याद कर दो, बट एटलीस्ट 3 याद करो यार। ओके, ग्रेट। अच्छा, आगे बात करेंगे, ये बात खत्म। अब आगे बात करेंगे बेकिंग सोडा की, हम लोग बात करने वाले हैं। बेकिंग सोडा, क्रिस्पी पकौड़ा, एनसीईआरटी में दी हुई है ना लाइन, एक याद हो गई मेरे को भी वो, है ना। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। ठीक है, दिस इज बेकिंग सोडा, ये इसका केमिकल नाम है। क्या मैंने बोला था? बेकिंग सोडा NaHCO3, ब्लीचिंग पाउडर उसका फॉर्मूला, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका फॉर्मूला। ठीक, ग्रेट। द सोडा कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ास इज बेकिंग सोडा। ठीक, जो हम देखते हैं किचन के अंदर ही बनता है ना पकोड़ा, के रूम में बनेंगे कैसी बातें करता है तो ये जो क्रिस्पी पकोड़ास होते हैं, टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ास जो होते हैं, अच्छा तुमने देखा होगा कुछ फूले फूले से होते हैं, बिल्कुल ऐसे मस्त क्रंची भी होते हैं, फूले भी होते हैं, तो उसके अंदर ना ये बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। देखो ज़रा। अच्छा, तो तुम बोलोगे भैया ये ऐसी बिल्कुल हल्की हल्की सी आवाज़ कैसे आ रही है? आपने बोला था कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी आती है वीडियो में। तो बेसिकली अभी समय हो रहा है 2:30,
हमने रिकॉर्डिंग कुछ 11:30 पे चालू की थी। बीच में कहीं दिक्कतें आती है, एरर आया, तो फिर कार्ड को एम्प्टी किया, सब ठीक किया, उसके बाद में फिर वापस रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, दूसरी बार टेक लिए। ये जो फाइल्स बनती है ना, ये जो लेक्चर बनता है 13 से 15 GB के लेक्चर्स बनते हैं एक लेक्चर, तो बार बार खाली करके उसको ठीक ठाक करना पड़ता है। तो अभी कुछ 2:30 बज रही है ना। और अगर तुम्हें कहीं भी कुत्ते की आवाज़ आ रही है, कहीं ऐसे तुम्हें लगता है कि कुत्ते भौंक रहे हैं, तो रात का समय है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। कभी कभी बेकिंग सोडा तेज कुक करने के लिए, ऐसा नहीं कि मतलब सारा डाल दिया तो 1 मिनट में सब बन के बाहर आ जाएगा, ऐसा भी नहीं, बट थोड़ी फास्टर कुकिंग के लिए बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है। देख लेते हैं क्या रिएक्शन है, कैसे बनता है। अगेन यहां पर किसका इस्तेमाल हो रहा है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 बनता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3। ठीक, ये होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये होता है हमारा बेकिंग सोडा। ओके, यही एक ऐसा सॉल्ट है जिसकी रिएक्शन याद करने में शायद तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसको 10 बार लिख लेना, 15 बार लिख लेना, तुम्हें रिएक्शन याद हो जाएगी। मैं मानता हूं ये बेकिंग सोडा वाली रिएक्शन बस एक इकलौती ऐसी रिएक्शन है जिसको याद करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। बाकी ब्लीचिंग पाउडर की, CO, Cl2 की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, इन सब की याद करने में इतना समय नहीं लगता, ना ही इतना एफर्ट्स लगते हैं। बस ये एक रिएक्शन है जिसको याद करने में समय लगता है। ओके, तो इसको एक बार लिख लेना। और एक चीज तुमको हमेशा याद रखनी है, यहाँ पर NaCl है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, NH3 है, बाकी NaHCO3 के साथ में NH4Cl भी बन रहा है, रिएक्शन में हमको याद रखना है। ओके, बात कर ली हमने ये। अभी क्या बात करेंगे, क्या टाइमलाइन फॉलो कर रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी बेकिंग सोडा NaHCO3, जब भी बोलोगे फॉर्मूला के साथ बोलना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि व्हेन NaHCO3 इज हीटेड, जब NaHCO3 को यानी कि बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है, व्हाइल कुकिंग फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, हमको पता है ना कि हमने बात की कि कुकिंग के टाइम पे उसे यूज किया जाता है, कभी कभी फॉर फास्टर कुकिंग भी यूज किया जाता है। तो व्हेन NaHCO3 इज हीटेड क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट H2O CO2, समझे बात को। अच्छा, वो केक फ्लफी होता है भैया, वो क्या है, वो आगे बात करते हैं। मुझे पता है तुमने पढ़ लिया चैप्टर, बट फिर भी अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो मैं बताऊंगा आगे, चिंता मत करो। ओके, ठीक। तो जब NaHCO3 को हीट किया जाता है व्हाइल कुकिंग, तो ये बेसिकली कुछ इस प्रकार का रिएक्शन होता है। Na2CO3 बन रहा है H2O CO2। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। अब बात करने वाले हैं यूजेस की। यूजेज की बात करेंगे। अच्छा, यूजेज क्या है, यूजेज कुछ इस प्रकार है। मैं थोड़ा सा अगली बार शायद ट्राई करूंगा डार्क कलर यूज करने की, बट वो मुझे आदत पड़ गई है थोड़े से लाइट कलर यूज करने की। बात करूंगा मैं, ठीक। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। अच्छा, क्या क्या यूजेस होते हैं। सबसे पहला यूज है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ओके, ग्रेट। व्हाट इज बेकिंग पाउडर, क्या होता है बेकिंग पाउडर। अगर इस्तेमाल किया जा रहा है बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बनाने में, तो क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट which is baking soda and mild edible acids such as tartaric acid। ठीक, तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, इसका तो किया ही जाता है, बेकिंग सोडा को तो किया ही जाता है, बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड। एक माइल्ड एडिबल से, माइल्ड से एसिड का मिक्सचर होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा और एक माइल्ड एडिबल एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड, उसका मिक्सचर बनता है हमारे पास में क्या, बेकिंग पाउडर। तो ये रिएक्शन होती है। अच्छा भैया, ये H+ क्यों है, मैंने कहा ये H+ है फ्रॉम एनी एसिड, फ्रॉम एनी माइल्ड एसिड। ओके, ग्रेट। H+ क्यों, क्योंकि एसिड की खासियत है, H+ देता है। ओके, इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस रिएक्शन समझ लेना यार, एक बार देख लेना ये रिएक्शन है। NaHCO3 प्लस H+ फॉर्म CO2 H2 एंड सोडियम सॉल्ट। ओके, ग्रेट। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, बेसिकली बेकिंग पाउडर की हम लोग बात कर रहे थे। ऑलराइट, बात समझ में आ गई कैसे बेकिंग पाउडर बनती है। सबसे पहला यूजेज क्या है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर क्या भैया, बेकिंग सोडा और एक माइल्ड एडिबल एसिड का मिक्सचर, बात खत्म। अच्छा, ये जो CO2 बनता है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। जब बेसिकली क्या होता है, जब ये रिएक्शन होती है तो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है ना। अब क्या होता है कि जब ये CO2 एस्केप करना चाहता है, गैस है, एस्केप करना चाहेगा तो क्या होगा, केक फ्लफी हो जाता है। CO2 है, एस्केप होना चाहता है, केक फ्लफी हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, बात खत्म। का भी एक टी-शर्ट प्रिंट करवाना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है ऐसा। अच्छा, नेक्स्ट यूजेज देखते हैं। इट इज यूज्ड इन एंटासिड्स बीइंग बेसिक इन नेचर। अच्छा, एंटासिड मतलब क्या, जब व्यक्ति को एसिडिटी होती है तो वो एक एंटासिड कंज्यूम करेगा, मतलब वो कुछ ऐसी चीज लेगा
है ना, जिससे कि उस एसिडिटी का इफेक्ट कम हो। तो एसिड के विरोध में क्या काम कर रहा है, एंटासिड्स, है ना, एंटासिड्स। अच्छा, अब इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड, क्यों? क्योंकि ये बेसिक होता है नेचर में, ठीक है, NaHCO3 बेसिक होता है नेचर में, है ना। इट कैन न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एन एसिड, इट कैन न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एन एसिड। कोई भी एसिड के एसिडिक इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है, हेल्प कर सकता है, क्यों? क्योंकि खुद बेसिक है नेचर में। इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। शब्दों पर खेलना होता है, शब्दों पर खेलना होता है ना। यूज एज एन एंटासिड, यहीं पर बात खत्म, व्यक्ति यहीं पर पिघल जाएगा। ये नाम पढ़ के एंटासिड आए हैं, सही लिखा है, ठीक, ग्रेट। अच्छा, इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। अगेन 3-4 यूजेस हैं। बेकिंग पाउडर वाला यूज तो गलती से भी मत भूलना, ठीक है। CO2 जो है वो केक फ्लफी स्पॉन्जी हो जाता है। वो कभी कभी तुमसे केस बेस्ड क्वेश्चन में शायद पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे उल्टा सीधा ही पूछ लें कि केक फ्लफी हो गया है, उसने केक बनाया और उसका केक फ्लफी हो गया, स्पॉन्जी हो गया, क्यों हुआ बताओ? CO2, ठीक। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये थोड़ा सा फैंसी सा लगता है एग्जाम्पल, इसलिए इसको भी याद रखना, और बाकी ये तो हमको याद रखना ही है। मेनली 3-4 एग्जाम्पल्स याद रखने होते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बात करने वाले हैं वॉशिंग सोडा की। क्या होता है वॉशिंग सोडा? अच्छा, देखो जरा, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। इट इज ऑल्सो अ बेसिक सॉल्ट। सोडियम बेसिकली ये जो वॉशिंग सोडा होता है ये भी बेसिक सॉल्ट होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन यानी कि देखो, तुम जब क्रिस्टलाइजेशन का नाम सुनोगे ना, तुम कहीं ना कहीं पानी से रिलेट करोगे इस चीज को। अच्छा, इसकी इक्वेशन बड़ी आसान, सबसे आसान ये रहा सोडियम कार्बोनेट, है ना। इसका करना है रिक्रिस्टलाइजेशन। हमने इसमें पानी ऐड कर दिया, बन जाता है Na2CO3.10H2O, ठीक है, बन जाता है Na2CO3.10H2O। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। समझ गए बात? रिक्रिस्टलाइजेशन है, क्या हो रहा है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, रिक्रिस्टलाइजेशन प्लस 10H2O। अच्छा, Na2CO3.10H2O होता है, तो यहां पर तुमको 10 से खेलना पड़ेगा थोड़ा सा, दैट इज इट, ऑलराइट। दिस इज योर वॉशिंग सोडा विच इज बेसिक सॉल्ट। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। अब बात कर ली वॉशिंग सोडा की, क्या फॉर्मूला है, Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। हमेशा जब भी नाम बोलो फॉर्मूला आगे लगा दो, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अब हम खत्म कर दिया हमने। इसके यूजेस की बात करेंगे, ये इसके कुछ यूजेस हैं, है ना, ये इसके कुछ यूजेस हैं। क्या क्या यूजेस हैं? सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ये जो वॉशिंग सोडा होता है ये ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, मतलब काफी लोग इस यूज को याद करते हैं, ठीक। सो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स बेसिकली सोडियम कंपाउंड होता है, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सोडियम कार्बोनेट है तो कहीं ना कहीं काम आएगा ना अपने भाई बंधुओं के लिए, है कि नहीं? ग्रेट। अच्छा, उसके बाद में सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये भी बहुत कॉमन और फेमस एग्जांपल है। चौथा एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल काफी लोग याद रखते हैं, तुम्हें भी याद रखना चाहिए, ठीक है। पहला एग्जांपल तो वैसे है ही, और ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एग्जांपल सबके आसान है, बस मैंने तुमको बताया ना कि वो जो बेकिंग सोडा वाला जो तुम्हारा रिएक्शन है वो बस एक थोड़ा सा ट्रिकी रिएक्शन है, दैट इज इट। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बात करने वाले हैं हमारे आखिरी हम आखिरी टॉपिक की बात करने वाले हैं, दैट इज POP, ओके। इसके पहले हम बात करने वाले हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। अच्छा, हमने देखा Na2CO3.10H2O कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था। अच्छा, ये .10H2O क्या है? इसका मतलब कि वो कंपाउंड गीला है क्या? उसमें पानी है तो ये .10H2O क्या होता है? इससे कंपाउंड गीला हो जाता है क्या? तो गीला है या नहीं वो कंपाउंड, इट इज वेट और नॉट, ये मुझे तुम बताओगे नीचे कमेंट करके, ठीक। बट मैं तुमको अभी ये समझाऊंगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। यानी कि अगर मान लो कि ये एक फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट है ना, दिस इज वन फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट, तो इस एक फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट में कितने पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मान लो कि एक कोई भी रैंडम कंपाउंड उठा लो, X नाम है जिसका, ठीक है, जिसका नाम है X, है ना।
H2Y3 ऐसा कुछ तो भी मान लो, चलो छोड़ो। एक कंपाउंड है रैंडम X जिसके आगे लगे हुए हैं 20H2O। तो ये कैसा है, एक है ना, तुमको एक ही दिख रहा है क्या? मैंने आगे 2 3 4 कुछ लगाया? नहीं लगाया, ठीक है। इसका मतलब इस एक फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट के साथ में 20 H2O मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, ठीक। उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं कि भाई साहब इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ग्रेट, अमेजिंग, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं पीओपी की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? है क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? ओके, ऑन हीटिंग जिप्सम। अबे जिप्सम क्या होता है? जिप्सम क्या होता है? दिस इज जिप्सम। जिप्सम इज बेसिकली CaSO4.2H2O। ये होता है हमारा जिप्सम। जब इस जिप्सम को जब हीट किया जाता है, गर्म हीट किया जाता है, तो क्या होता है? इस जिप्सम को जब हीट किया जाता है तो इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इससे जुड़े हुए हैं ना वाटर मॉलिक्यूल्स, ये लूज कर देता है। अच्छा, किस टेम्परेचर पे? ये चीज भी याद रखना। When gypsum is heated at 373 Kelvin, when gypsum is heated at 373 Kelvin, it loses its water molecules, है ना, and becomes calcium sulfate hemihydrate। यानी कि पहले ये CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O था, ठीक है। जब इसे हीट किया गया at 373 Kelvin, ये बन जाता है मैं यहां पर लिख रहा हूं CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये बन जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ओके। और इसे हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ओके, ग्रेट। ये रहा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है POP। सो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट POP होता है, ओके। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। द सब्सटेंस, जो हम देखते हैं ना, इसको प्लास्टर लग गया, ये गिर गया बाइक पे से, इसको हाथ में प्लास्टर लग गया, तो जो हाथ में प्लास्टर लगता है वो जो डॉक्टर लोग लगाते हैं हमको, ठीक है, विच डॉक्टर्स यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन, ये होता है वो POP, ओके, ग्रेट। Plaster of Paris is a white powder and on mixing with water it changes to gypsum once again giving a hard solid mass। देखो क्या हुआ, ये पहले जिप्सम था, है ना, उसको हीट किया गया 373 केल्विन, क्या होगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि जो पानी है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी, वो चले जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक, ग्रेट, समझे बात को? अच्छा, अब भाई साहब अगर आप मान लो कि अभी CaSO4 और हाफ H2O बचा है ना, ये देखो यहाँ पर, इस रिएक्शन को देखो, अगर आपने इसमें वापस से पानी ऐड किया तो क्या होगा? आपको वापस से जिप्सम मिल जाएगा भैया। लेकिन ये हाफ H2O है ना, ये डॉट, ये क्या है? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। अभी एक बार मैं जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना, ओके। CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसमें जब पानी मिलेगा तो बनेगा जिप्सम, है ना। अच्छा, तो इतनी जगह में छोड़ देता हूं, बनेगा CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O। दिख रहा है? इतना दिख रहा है, राइट? मैं खुद देख लूं, नहीं तो पता चला नहीं दिख रहा है। अच्छा, अभी देखो जरा, अभी देखो कहाँ गया कंट्रोल्स, कहाँ गया? ये रहा। अच्छा, अब मुझे बताओ, यहाँ पर ये 2H2O बना है और यहाँ पर हाफ H2O है। बैलेंस करना है हमको चीजों को, है ना। 2H2O माइनस हाफ H2O कितना बचता है? 1.5। माइंड ड्रॉप, ठीक। CaSO4 डॉट हाफ H2O था, उससे हमको बनाना है जिप्सम, दैट इज CaSO4 डॉट 2H2O। इधर हाफ H2 है, इधर 2H2O है, कितने H2 आएंगे बीच में? 1.5 H2O, बात खत्म। इसी के साथ साथ आपका जो चैप्टर है वो होता है समाप्त। ऑलराइट, हमने हर चीज कवर की है, बट फिर भी आप NCERT पढ़ेंगे, ठीक है। एंड आप जो है वो बिल्कुल से क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, करना ही करना। नोट्स तुमको मिल रहे हैं, वो नोट्स का प्लीज इस्तेमाल करो, फायदा उठाओ। उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं पिछले 10 साल के। और यार इतना सारा कंटेंट जब आपको फ्री में देखने को मिल रहा है तो मैं बस इतना ही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप बस सपोर्ट करते रहो यार, तुम लोग बस सपोर्ट दिखाते रहो। जब तुम वीडियो को लाइक करते हो, जब तुम वो कमेंट करते हो प्यारा सा, जब तुम सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है कि एट दी एंड जो ये काम कर रहा हूँ वो लाखों लोगों तक पहुँच रहा है। और ये जो सब फ्री कंटेंट और कुछ बहुत ही मिनिमल अमाउंट पर
लाने वाली चीज़ें जो हैं वो मैं मतलब बेसिकली यार एट द एंड बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं यार आज इस बच्चे को पसंद आया, इन सबको पसंद आया, आज जो लाखों बच्चे देख रहे हैं उन सबको पसंद आ रहा है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड बस यार मिलते हैं अगले लेक्चर में। मैराथन में एनरोल करना बिल्कुल से मत भूलना यार, मैंने तुमको बताया कि मेरा एम है 10,000 एनरोलमेंट्स का, 10,000 लाइव व्यूअर्स का, और मैं चाहता हूँ कि पूरा हो, तबाही फैम की ताकत दिखे यार। ठीक, तो क्विज के जो आंसर्स हैं, बेसिकली क्विज की जो आंसर्स हैं, देखो ऐसा है कि जो डीपीपी है, डीपीपी अलग चीज़ है, क्विज अलग चीज़ है। डीपीपी तुम्हारी खुद की प्रैक्टिस के लिए, क्विज तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, तुमको वहाँ पर आंसर भी देखने को मिलेंगे। अभी क्विज के जो आंसर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा, स्कोर तुम्हारा क्या तुमको देखने को मिल जाएगा। तुम स्कोर का स्क्रीनशॉट निकाल कर मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हो, फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, मेरी आईडी भी तुमको दिख जाएगी @athab.puranik_। ठीक, डीपीपी के जो क्वेश्चन है तुमको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस टेलीग्राम चैनल पर डले हुए हैं। इसी के साथ आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे एंड बस यार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।